हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। और मैं हमेशा की तरह उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे बच्चों आप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही अच्छे और जोरों शोरों से करने होंगे। नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग, जो कि पेपर नंबर 1 है। उसका जो मई 2024 जो सबसे पहला पेपर हमारा था न्यू स्कीम का, उसको मैं आज आप लोगों के साथ पूरे का पूरा डिटेल में डिस्कस करने आया हूं। क्योंकि कुछ समय जस्ट पहले आईसीआई की तरफ से इसका जो सजेस्टेड आंसर वो रिलीज हो गया था, तो मेरे को था कि मैं बच्चों के साथ में इसके सारे के सारे क्वेश्चन जो पेपर में आए थे और उनके आंसर्स को हम अपने पास आराम से डिस्कस करें और समझे कि पेपर कैसा आता है और किस प्रकार के क्वेश्चन है, उनका सॉल्यूशन कैसे, वो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। हाउएवर आईसीआई की तरफ से अभी के लिए बेटा जो हमारा पेपर होता है, जैसे वो 30 मार्क्स का एमसीक्यू आपको पता है और 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है। तो जो एमसीक्यूज वाला पार्ट है वो ऑब्वियसली रिलीज नहीं किया गया था, तो उसको यहां पे कवर नहीं किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पोर्शन होता है वो वाले हिस्से को ही मैं यहां पे आपके साथ कवर करने वाला हूं, ठीक है ना। जो 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट भी हमारा होता है विच इज सब्जेक्टिव पोर्शन, उसमें बेटा पेपर के अंदर यही आपका सिस्टम है, यही नियम रहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी होता है। हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का एक्चुअली में होता है, क्योंकि 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यू है तो 70 मार्क्स का हिस्सा हमारे पास बनता है। अब ये 70 मार्क्स स्प्लिट कैसे है, तो 14 नंबर के बेटा क्वेश्चन है, जिसमें से पहला कंपलसरी होता है और आपको बाकी कोई भी 4 करने हैं बचे हुए 5 क्वेश्चन में से। तो बड़ा क्लियर है, फर्स्ट कंपलसरी होगा, बाकी 5 में से कोई भी 4, तो आपको टोटल में 5 करने हैं, 14 मार्क्स के और 70 मार्क्स आपके बन जाएंगे। क्वेश्चन में आपके पास पेपर में खुद लिखा होता है कि वेयर एवर नेसेसरी आप अजम्पशंस अपने पास ले सकते हैं और उसे अपने पास आंसर मेंशन करते हैं, और वर्किंग नोट्स आपके आंसर का पार्ट होते हैं। तो आपको अजम्पशंस वगैरह बड़ी क्लियरली लिखनी होती है, वर्किंग नोट्स आपके बनाने होते हैं जहां जहां पे आते हैं। नाउ स्टार्टिंग विद सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि कंपलसरी क्वेश्चन में से है। एंड इस क्वेश्चन का जो पहले वाला पार्ट आ रहा है बेटा, दैट इज फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर एएस नंबर 16 से। ये वाला आपका क्वेश्चन है बोरिंग कॉस्ट से। तो इसको जरा हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं आराम से। पार्ट ए है, 1 अप्रैल 2023 को ग्रीन लिमिटेड ने कंस्ट्रक्शन चालू करी बेटा एक ऑफिस बिल्डिंग की, जो कि अपने आप में क्वालिफाइड एसेट है, क्वालिफाइंग एसेट है, ठीक है ना, क्वालिफाइंग एसेट है। लैंड जो अंडर द बिल्डिंग है उसे एक सेपरेट एसेट के तौर पे दिखाया गया और वो क्वालिफाइंग एसेट का पार्ट नहीं है। ऑब्वियसली जो जमीन है वो अलग से दिखाई जा रही है और वो क्वालिफाइंग एसेट का पार्ट नहीं है। कोई जमीन तो आप एज इट इज बनी बनाई अपने पास खरीद रहे हो, तो जमीन अलग होती है, बिल्डिंग अलग होती है, ठीक है ना। तो वो अलग है, उसने क्लियर कर दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बिल्डिंग का ही आपके पास में जो है वो क्वालिफाइंग एसेट है, उसके ऊपर जो खर्चा होगा। कह रहा है बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए कंपनी ने क्या किया बेटा, एक लोन लिया, स्पेसिफिक लोन, स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक बोरिंग ली है। और ये कितने के लिए बेटा, 14 लाख रुपीस के लिए बैंक से, कितने ब्याज पे, 12% ब्याज पे। तो हमने 14 लाख का लोन लिया 12% इंटरेस्ट पे, ये स्पेसिफिक बोरिंग है। और इंटरेस्ट की इनकम 15,000 की हमने कमाई भी ऑन दिस लोन वाइल इट वाज हेल्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ पेमेंट्स। क्योंकि ये नहीं कि आप सारे पैसे फर्स्ट डे ही खर्च कर दो, तो आपके होता है कुछ समय के लिए उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देते हो, एफडी करा दी उसकी, तो उसके ऊपर आपने ब्याज कमाया। तो जब हम कैपिटलाइज करते क्या करते, जितना बोरिंग कॉस्ट है माइनस जो ये इनकम कमाते हैं ऑन द टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट। कंपनी के कुछ और भी अदर आउटस्टैंडिंग लोन्स भी है 1 अप्रैल को ओपनिंग में, और वो कैसे दिए गए हैं, तो ये होगी जनरल बोरिंग। ये कौन सी बोरिंग होगी बेटा, जनरल बोरिंग, जिसके लिए हम क्या निकाल लेते हैं, वेटेड एवरेज रेट निकाल लेते हैं। तो 20 लाख का ये लोन है, 30 लाख का ये, 15% और 8% के हिसाब से। कहते हैं जी कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग की चालू हुई ना, वो हुई है 1 अप्रैल 2023 को, एंड वो कंप्लीट हुई है कब, 31 जनवरी 2024 को। तो इफेक्टिवली शुरू हुई 1 अप्रैल को, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी 31 जनवरी, मतलब 10 मंथ्स में। तो जो भी करेंगे बेटा 10 मंथ्स के हिसाब से करेंगे, पूरे साल के एंड तक नहीं है, ठीक है ना, 31 जनवरी तक कंप्लीट होगी, जब वो रेडी हो गई थी फॉर द इंटेंडेड यूज। अप टू द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग जो फॉलोइंग पेमेंट्स हमने करी है कॉन्ट्रैक्टर को, ठेकेदार को, वो ये इस डेट पे इतनी इतनी पेमेंट करी है। तो 1 अप्रैल को 4 लाख है, 1 अगस्त को है आपके पास 10 लाख, 1 दिसंबर को 25 लाख और 31 जनवरी को 5 लाख, ये सारी पेमेंट्स करी हमने। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास बोरिंग कॉस्ट अल्टीमेटली निकालेंगे अभी हम। कहते हैं जो बिल्डिंग की वैसे लाइफ है वो हमारी 20 साल है, और जो डेप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट करनी है स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से। तो एसएलएम मेथड है और 20 साल की लाइफ है। वैसे अगर करंट ईयर में डेप्शन की बात भी आएगी तो बेटा 2 ही महीने की लगेगी, पता है क्यों, 31 जनवरी को ऐसे रेडी टू यूज होगा, तो फरवरी और मार्च 2 ही महीने की तो लगा पाओगे, अगर डेप्शन का मुद्दा भी उठाएगा। क्या क्या चीजें मांग रहा है आपसे, कहते हैं एक तो बता दीजिए कितना बोरिंग कॉस्ट का अमाउंट है जो कैपिटलाइज किया जाएगा, जर्नल एंट्री डाल दीजिए टू रिकॉग्नाइज द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। तो एक तो बोरिंग कॉस्ट बतानी कितनी, फिर एंट्री डाल दीजिए, बताओ कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी इस साल की, वही 2 महीने की आएगी ना, सिर्फ फरवरी और मार्च की, ठीक है ना। और कैरिंग वैल्यू क्या है बिल्डिंग की 31 मार्च को, तो ईयर एंड पे कितनी वैल्यू है। तो ये पार्ट नंबर ए है। ऑब्वियसली अगर नीचे जाके देखोगे पार्ट बी के नीचे लिखे 7 + 7 मार्क्स के हिसाब से 14 है, तो ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसके अंदर में 4 सवाल पूछेंगे। सबसे पहला, सबसे मेन सवाल मेरा सबसे पहले ही बेटा देखो,
जो बिल्डिंग के बनाने पे खर्चा लग रहा है ये तो ऐड होना ही होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो लगा ही कैपिटल WIP पर। मेन चीज है जो बोरिंग कॉस्ट है वो कितनी कैपिटलाइज होगी। अब बेटा इसमें एक है स्पेसिफिक बोरिंग, एक जनरल बोरिंग। एक छोटा सा पॉइंट, कुछ साल पहले एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आया भी था और मैंने आप लोगों को लेक्चर में भी क्वेश्चन वो कराया होता है और बताया होता है। बेटा बच्चा क्या करता है, फटाफट से इन पे महीनों के हिसाब से करना शुरू कर देता है। वो बोलता है इस पे सर रेट नहीं लगाते, आप बोलते बाद में लगा लेंगे। हम क्या करते हैं, पहले वाले पे बोल देते हैं कि सर हम पहले वाले पे तो 10/12 कर देंगे, चलो 10 महीने। अगले वाले पे हम अगस्त से लेके जनवरी तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 6/12 कर देंगे, जो भी है वो गलत हो जाएगा। वो गलत हो जाएगा। क्यों सर, हम ऐसे ही तो करते, वेटेड एवरेज खर्चा निकालते नहीं। बेटा मैंने आपको सिखाया हुआ और ऐसा क्वेश्चन भी कराया। बेटा आपकी स्पेसिफिक बोरिंग जो है वो 14 लाख की थी। अब इसका तो पूरा ब्याज ही कैपिटलाइज होना है ना। आप अगर महीने के हिसाब से चलेंगे तो वो गलती हो जाएगी। इसका तो पूरा 10 के 10 महीने का कैपिटलाइज होना है, तो 14 लाख पे तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि सिंपल सी बात बोलूं, इस पे भी 10/12 होना है, इस पे भी 10/12 ही होना है। क्यों, क्योंकि ये पहले कौन सी बोरिंग यूज होती है, स्पेसिफिक। तो आप इस पे 6/12 नहीं कर सकते, टोटल मिला के 14 बन रहा है ना। अगर मान लो 10 लाख जब 12 लाख होता तो जो 10 लाख है उस पे 10/12 ही होगा, जो 2 लाख होता उस पे 6/12 करते होते, क्योंकि इसका तो पूरा ही होना है। आप रेट भी लगाना चाहते हैं, आप रेट लगा दीजिए। इस पे रेट कितना है हमारा, 12% ब्याज वाला है ये। आप साथ साथ ही रेट लगा दो या रेट बाद में लगा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, 12% के हिसाब से है। तो ये तो स्पेसिफिक बोरिंग का पैसा, और स्पेसिफिक का पूरे पीरियड का कैपिटलाइज होता है जितना आपके पास बैठ रहा है, तो वो 10 मंथ्स का पूरा कैपिटलाइज होगा। बात समझे, तो वो तो आना ही आना है। इसीलिए जब मैं आंसर भी देखता हूं तो यहाँ पे देखो यही है, तो यहाँ पर 1 अप्रैल को खर्चा किया 4 लाख, 1 अगस्त को खर्चा किया 10 लाख, ये स्पेसिफिक बोरिंग का है। तो ये 4 लाख पे भी 12%, 10 महीने, 10 लाख पे भी 12%, 10 महीने का ही आ रहा है, 6 मंथ्स का नहीं आ रहा, क्योंकि स्पेसिफिक बोरिंग है, इसका तो पूरा ही कैपिटलाइज होना है। तो पूरा क्यों हो जाएगा पैसा, तो अरे तभी तो जो इंटरेस्ट इस पीरियड में कमाया होगा इस बचे हुए 10 लाख पे, वो माइनस भी तो कर देते हो, तो कैपिटलाइज पूरा होता है, माइनस इनकम करते हो। अगर इस पे 6 महीने करना होता तो फिर इनकम क्यों माइनस करते हो भैया, बात समझे। तो ये पूरा ही आ रहा है। आप इसको सीधा भी लिख सकते थे, इसको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा भी बोल सकते थे 14 लाख पे 12% 10 महीने, सेग्रीगेट करने की जरूरत नहीं, आपका ठीक कर दो। जो बाकी खर्चे हैं, हाँ, उनका आपको वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा और उस पर 2 बोरिंग का वेटेड एवरेज रेट लगाएंगे। तो ये 25 लाख है, 5 लाख है। इसके लिए वेटेड एवरेज रेट कैसे निकलता है, अमाउंट इनटू रेट है, अमाउंट इनटू रेट है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल बोरिंग इनटू 100 का एक रेट निकलेगा, क्योंकि वो कौन से यूज हुआ हमें नहीं पता, तो इस वजह से उसका वेटेड एवरेज रेट निकलता है। बेटा वो वेटेड एवरेज रेट यहाँ पे आंसर में निकाला होगा पक्का ही पक्का, ये रहा। तो ये जनरल बोरिंग का कैपिटलाइजेशन रेट, ठीक है ना। 20 लाख पे 15%, 30 लाख पे 8%, टोटल ब्याज बना 540, बोरिंग हुई 50 लाख, तो ये वेटेड एवरेज रेट आ गया 10.8%। तो ये वेटेड एवरेज रेट आ गया आपका 10.8%। तो ये वेटेड एवरेज रेट आपका लग जाएगा। अब ये 25 लाख पे जो लग रहा है वो 2 महीने का लगेगा, दिसंबर और जनवरी का 10.8%, और जो 31 जनवरी को है वो तो लास्ट डे है, तो उसका 0 ही हुआ, तो उसका कुछ नहीं आएगा, उसका नील हो गया। तो ये हमारा बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना है। इसमें से जो इनकम कमाई थी क्वेश्चन ने दी थी वो 15 माइनस हो गई, तो ये फाइनल बोरिंग कॉस्ट इतनी कैपिटलाइज होगी, ठीक है ना। मेन जो पॉइंट देने वाला था वो यही था कि जो सेकंड वाली थी 1 अगस्त पे, उस पर भी पूरा 10/12 ही आएगा, उस पर पूरा 10/12 ही आएगा, ठीक है ना। आप वेटेड एवरेज खर्चा निकाल के बाद में रेट लगा दो, आप साथ साथ रेट लगा दो, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है ना। फिर अब अगली बात आती है बेटा, जो एंट्री डालनी है। तुम्हारा टोटल खर्चा कितना लगा, ये सारे मिला के, तो ये सारे मिला के बेटा हमारा खर्चा लगा है 30, 40, 44 लाख और 170, तो 4570 टोटल कॉस्ट होगी। 2 बैंक जो पे किया और 2 इंटरेस्ट पेबल, ये हम ये मान रहे हैं कि अभी तक इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो इसलिए हमने इंटरेस्ट पेबल लिख दिया, ठीक है ना। तो हमने एज्यूम किया है कि इंटरेस्ट पे होगा साल के अंत में, इसलिए हमने अभी 31 जनवरी को डालिया तो इंटरेस्ट पेबल लिख दिया। बट यहाँ इंस्टीट्यूट ने ऑल्टरनेटिवली भी दिया है, अगर आपने बिल्डिंग टू बैंक सीधा करना है तो भी आपका चल जाएगा, मानते हुए कि इंटरेस्ट पे हो गया, तो दोनों में से कोई भी कर दो। वैसे इसका मैंने आपको करेक्ट अप्रोच भी बताई हुई है, मतलब वो भी कर सकते हैं, बिल्डिंग टू बैंक की जगह बिल्डिंग WIP आएगा। मतलब यहाँ पे बैंक नहीं आना चाहिए, आइडली क्या आना चाहिए, बिल्डिंग WIP, क्योंकि बैंक तो ऑलरेडी जब जब 4 बार पेमेंट्स करी तब तब हो चुका है ना, बिल्डिंग WIP टू बैंक, बिल्डिंग WIP टू बैंक। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आइडली बिल्डिंग WIP, और ये होगी हमारी बोरिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, ठीक है ना। तो आप ये भी लिख सकते हैं बिल्डिंग WIP, ठीक है ना। अगला सवाल उसने मेरे से पूछा था, बेटा कितना डेप्रिसिएशन बनेगी, तो सिंपल थी, 4570 मेरी टोटल कॉस्ट है, और 4570 पे 20 साल लाइफ है, और आपका 2 महीने की लगनी है, तो डिवाइड बाय 20, और 2 महीने की आ गई 38083.33।
क्योंकि 2 महीने की डेप्शन आएगी, ठीक है ना। और फिर माइनस करके हमारी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी, वो कैरिंग वैल्यू आ गई हमारी, वो कैरिंग वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपके नंबर पूरे 7 नंबर आ जाएंगे। छोटा सा एक पॉइंट था, वो ऑलरेडी हमारा कवर्ड पॉइंट ही है इन द नोट्स। वो एक क्वेश्चन हमने ऐसा किया हुआ भी है लेक्चर के अंदर में, वो भी एक बार एग्जाम में आया हुआ है, जिसे हमने बारीकी सी डिटेल में लेक्चर में समझा हुआ था बेटा, ठीक है ना। तो वही आपके पास यहाँ पे था, जिससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन जो है बेटा वो एएस नंबर 2 का है, जो कि अगेन हमने लेक्चर में किया होता है, दैट इज ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन। ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का जो क्वेश्चन है वो वाले से आपसे रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है। कह रहे वेलवियर लिमिटेड एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो एंगेज है इन द प्रोडक्शन ऑफ पॉलिएस्टर पी एंड नाइलॉन एन। तो दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, पॉलिएस्टर और नाइलॉन, ठीक है। जब वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं मेन प्रोडक्ट, तो एक बाय प्रोडक्ट फाइबर जो है वो भी बन रहा है, तो एक बाय प्रोडक्ट भी आ रहा है। डिटेल्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे दी, जिसमें रॉ मटेरियल का जो खर्चा है वो आ गया 30,000 यूनिट्स का 3.5 लाख है, वेजेस का खर्चा आ गया, फिक्स ओवरहेड्स आ गए, वेरिएबल ओवरहेड्स, तो सारे खर्चे दे दिए। आउटपुट में क्या क्या बना है बेटा, आउटपुट में आपके पास पॉलिएस्टर इतने यूनिट बना है, नाइलॉन इतना बना है, और फाइबर ये बाय प्रोडक्ट है। ये दोनों ज्वाइंट प्रोडक्ट हो गए, ये हमारा बाय प्रोडक्ट आ गया जो फाइबर है, ठीक है ना, ये बाय प्रोडक्ट आ गया। अब उसने मुझे क्या बोला, क्लोजिंग स्टॉक में कितना कितना बचा रह गया, पॉलिएस्टर और नाइलॉन इतना इतना बचा है। कहते हैं वैसे जो इसकी मार्केट प्राइस है इन दोनों की, पॉलिएस्टर और नाइलॉन की 160 है रिस्पेक्टिवली। बाय प्रोडक्ट फाइबर को तो बेच दिया 40 के हिसाब से। उस पर प्रॉफिट भी हमने कमाया 8,000 का ऑन दी सेल आफ्टर इंक्रिंग, कुछ खर्चे भी किए उस पर 10,000 के और पैकिंग के 9,000 के। 5,000 हमें स्क्रैप से भी रिलाइज हुआ है। बिल्कुल डिट्टो इसी प्रकार का क्वेश्चन लेक्चर में किया जाता है। इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक बता दीजिए कितनी कितनी होगी पॉलिएस्टर और नाइलॉन की। तो बेटा हमारा सिंपल सा इसमें क्राइटेरिया होता है, टोटल जो भी कॉस्ट है उसमें से जो बाय प्रोडक्ट की एनआरवी है और जो स्क्रैप वैल्यू की एनआरवी माइनस करते हैं हम टोटल कॉस्ट। बाय प्रोडक्ट इमेटीरियल होता है तो उसकी क्या करते हैं, जो एनआरवी है रिलाइज एंड नेट रिलाइजेड वैल्यू, वो माइनस कर देते हैं जो सेल वैल्यू है फ्रॉम दी टोटल कॉस्ट, ताकि हमारी कॉस्ट आ जाएगी। और वो हम दोनों मेन प्रोडक्ट्स में बांटते हैं जो जॉइंट प्रोडक्ट्स है। किस रेशो में बेटा, सेल वैल्यू की रेशो में। किस रेशो में, नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं, सेल वैल्यू कि जो बनाया उससे जो बिकेगा वो कितने पैसे आएंगे बेचकर, उस रेशो में हम दोनों में बांटते हैं और फिर पर यूनिट कॉस्ट निकाल के क्लोजिंग स्टॉक जान लेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो कॉस्ट में क्या क्या, रॉ मटेरियल का खर्चा था 3.5 लाख बेटा, सारे खर्चे डालते थे। फिर वेजेस का है 160, फिर आपके पास में ये भी आ गया, फिक्स ओवरहेड्स आ गए और वेरिएबल ओवरहेड्स का 120 और 60। तो 120 और 60 करके टोटल कॉस्ट आ गई। अब क्या करना है, जो बाय प्रोडक्ट है और जो स्क्रैप है, स्क्रैप को तो सीधा ही माइनस कर देंगे, 5,000 आया स्क्रैप से, तो ये माइनस हो जाएगा आपका स्क्रैप का 5,000, ठीक है जी। फिर बाय प्रोडक्ट की भी एनआरवी माइनस करनी है। अब बाय प्रोडक्ट का कितना आ रहा है बेटा, बाय प्रोडक्ट कितना बना था, तो बाय प्रोडक्ट हमारे बने थे 3200 यूनिट्स और वो कितने बिक रहे हैं, 40 रुपए पर यूनिट में, तो इतने पैसे आ रहे हैं। और उस पर सेपरेट खर्चा कितना लगा है बेटा, 10,000 का और पैकिंग का 9,000 का, तो 3200 इंटू 40 माइनस जो सेपरेट खर्चे, तो बाकी हमारे पास है, क्योंकि दो खर्चे लगे। प्रॉफिट का कोई लेना देना नहीं है इससे, हमें तो नेट में रिलाइज कितना हुआ उसको बेचकर, या तो आप 10 और 9 ऐड कर दो और पूरा 3200 इंटू 40 माइनस कर दो, या 3200 इंटू 40 में से दोनों माइनस करके फिर माइनस कर देना, तो इतना हुआ। और सेपरेट जो खर्चे 10 और 9 वो माइनस करके कितना आ गया, 1,09,000 एनआरवी ऑफ द बाय प्रोडक्ट। और ये नेट रिलाइजेबल वैल्यू जो है इससे माइनस हो जाएगी, और ये हमारी आपके पास टोटल करके ये आ गई टोटल कॉस्ट, ज्वाइंट कॉस्ट जो एलोकेट होगी पॉलिएस्टर और नाइलॉन में। अब इस खर्चे को हमने कैसे डिवाइड करना है बेटा, जो पॉलिएस्टर नाइलॉन है उनकी सेल वैल्यू में, तो कितने कितने यूनिट बनाए, 12,500 और 10,000, और कितने बिकते हैं 100 में और 60 में, तो 12,500 और 10,000, 12,500 10,000 160 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ गई। इस रेशियो में बेटा, ये रेशियो में इस अमाउंट को डिवाइड करना है, तो हमने 576 को एलोकेट किया है इन दिस रेशियो, जो कि इतना इतना बना, और इसे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से, तो कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट निकल के आ जाएगी बेटा, विच इज हाउ मच 31.14 और 18.6। वो कैसे आ रहा है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, भाई कितना खर्चा है डिवाइड बाय कितने यूनिट्स बनाए, कितना खर्चा है डिवाइड बाय कितने यूनिट्स बनाए, ठीक है ना। रेशियो में बांटा और उसके बाद आ गया। अब ऑब्वियसली इनकी जो कॉस्ट है वो इनकी सेल वैल्यू से एनआरवी से कम है, तो कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। अब जो यूनिट्स हमारे पास है वो कितने कितने यूनिट बचे थे बेटा ईयर एंड पे, 1600 और 400, तो 1600 और 400 यूनिट्स बचे हैं और उनको उनकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमारी क्या आ गई, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। प्रिंसिपल जरूर 1-2 लाइंस में लिख दिया करें कि बाय प्रोडक्ट का क्या है, माइनस ही होना है, एनआरवी जो है
वो करके तो लिखा वही है कि मोस्ट प्राइम प्रोडक्ट स्क्रैप जो होता है वो इमटेरियल होता है, तो उन्हें मेजर करते हैं एनआरवी पे और उनको कॉस्ट से कम कर देते हैं, ठीक है ना। और हमारा पैरा 5 जो AS2 का क्या बोलता है, कॉस्ट और एनआरवी विच लोअर के हिसाब से, तो कॉस्ट ही कम है तो उस पर आ गया। तो आपका क्वेश्चन पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये भी 7 मार्क्स का था बेटा, ये कंपलसरी क्वेश्चन में था, ठीक है ना। ऑब्वियसली की भी चीज़ है, पर बोलूंगा बिल्कुल डायरेक्ट नहीं, थोड़ा सा पॉज लेके दिमाग लगा के अपना क्वेश्चन करेंगे तो इजीली हो जाएगा। ऐसा कुछ ये नहीं बोलूंगा कि नया ही हो गया, नहीं, बट ऑब्वियसली की भी चीज़ है, बट वो क्या होता है उस टाइप के क्वेश्चन हमने एक एक ही करे होते हैं। अब वही क्वेश्चन आपके पास उठ के आ रहा है कंपलसरी में, तो बच्चा अननेसेसरी टेंशन में आता है, नर्वस, क्योंकि वो अगर वो क्वेश्चन नहीं करके आया। इसीलिए बोला जाता है प्रोफेशनल एग्जाम है, आप चीजें छोड़ के नहीं जा सकते, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पेपर बन के आ सकता है, ठीक है ना। अगला बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है वो हमारे एक चहीते चैप्टर जो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, आई थिंक ये क्वेश्चन है, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, यस, तो दिस क्वेश्चन इज ऑफ द चैप्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। नाउ क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे एक ही पार्ट है और वो ही सीधा 14 नंबर का, मतलब इसमें कोई सब पार्ट नहीं है, क्योंकि होने को वो 10 प्लस से 4 हो सकता है, जैसे भी है 8 प्लस 6 है, जो भी कर सकता है, पर एक लौता इकट्ठे ही है पूरे का पूरा, एक ही 14 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग इज अ समराइज बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड 31 मार्च 2024 की, जिसमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल दे रखी है, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस डिवेंचर ट्रेड पेबल है, एसेट साइड में गुडविल है, पीपी है, ट्रेड रिसेबल इन्वेंट्री, बैंक कुछ ओन डिवेंचर्स दिए हुए, और पीएनएल, पीएनएल मतलब ये लॉस। मेन पर्पस इस स्कीम का क्या होता है, इन लॉसेस को राइट ऑफ करना। वैसे कहते हैं 1 अप्रैल 24 को कोर्ट ने अप्रूव कर दी जो रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम है जेड लिमिटेड की, और उसने पॉइंट्स देने शुरू कर दिए 1 से लेके 8 तक पॉइंट्स दिए आपको सारे। हमें कह रहे हैं जर्नल एंट्रीज डाल दीजिए बेटा किताबों में, एक तो इंप्लीमेंट करने के लिए स्कीम को, फिर बाद में कैपिटल एक्शन अकाउंट और एक बैंक अकाउंट बना देना। कैपिटल एक्शन तो वैसे फिर वर्किंग नोट में बना ही देते लास्ट एंट्री डालने के लिए, भाई कितना कैपिटल वगैरह में जाएगा जो भी है, वो उसने मांग लिया तो आंसर का पड़ेगा। बोनस मार्क्स क्या होगी, भाई बैलेंस शीट नहीं मांगी, क्योंकि 14 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पॉइंट्स भी है, तो उसने बैलेंस शीट मांगी, तो आपका समय बच ही रहा है, ऐसा नहीं बोलूंगा, बैलेंस शीट भी मांग सकता था, फिर भी 14 का रख सकता था, ठीक है। तो बैलेंस शीट नहीं मांगी तो हमारा समय देखिए कितना बचता है। अब पहला पॉइंट क्या है, हर इक्विटी शेयर को पहले तो सब डिवाइड कर दिया इंटू 10 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज फुली पेड अप। तो बेटा अभी जो मेरे शेयर है, जो शेयर है वो 100 रुपए के हिसाब से है, मतलब ये अभी के लिए 60,000 शेयर है, 100 के हिसाब से, तभी 60 लाख बना। और हम अभी कोई रिडक्शन नहीं कर रहे, सब डिवीजन कर रहे हैं। 60,000 शेयर तो 100 वाले हैं, उनके बदले हर एक के बदले 10 शेयर 10 वाले, तो 6 लाख शेयर कर देंगे 10 वाले। तो नॉर्मल एंट्री होती है यहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपए वाला टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए वाला, 60 लाख। तो पहले जो थे वो 60,000 शेयर थे 100 वाले, अब कितने शेयर है, 6 लाख शेयर है 10 वाले। तो दिस इज नोन एज सब डिवीजन, जिसे स्प्लिट अप भी बोलते हैं, तोड़ना, ठीक है ना। फिर कहता है सब डिवीजन के बाद हमने इक्विटी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर दिया बाय 40%। हाँ अब रिडक्शन आ गई है, अब रिडक्शन आ गई बाय 40 का मतलब क्या है कि 40% से कम कर दिया। तो बेसिकली हम 60% पे ले गए। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने एक तरीके से एंट्री डाली, मैं दूसरी वाली भी सिखाता हूँ जो हम जनरली कर देते हैं। तो उन्होंने 40% की एंट्री डाली जितने से रिड्यूस किया, तो 60 लाख का 40%, कैपिटल तो 60 लाख है उसका 40%, तो 24 लाख से एंट्री होगी। नहीं तो दूसरा तरीका जो हम जल्दी बोलते हैं एंट्री का, वो कैसे बोलते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपए वाला 10 रुपए वाला जो हो गया था, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6 रुपए वाला, टू कैपिटल रिडक्शन। तो यहां आता 60 लाख, यहां आता 36 लाख, और ये आ गया 24 लाख। क्योंकि हम जल्दी यही मानते हैं जब रिडक्शन कर रहे हैं तो हम फेस वैल्यू पेड अप वैल्यू भी वो भी कम हो रहा है। पहले शेयर 10 वाला तब शेयर 6 वाला हो गया, भाई 40% रिड्यूस करते हो तो 60% पे आ गया ना, 6 रुपए का हो गया, यानी कि शेयर्स तो उतने ही है, 6 लाख शेयर अब 6 वाले हो गए, पहले 6 लाख शेयर 10 वाले थे, अब 6 वाले हो गए। इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि ये माना फेस वैल्यू सेम है, तो वो ये मान रहा है कि 10 का ही शेयर है, 6 रुपए वैसे लेके 4 रुपए से कम कर दिया। दोनों में से आप कोई भी कर देंगे आपके लिए ठीक है, और नेट इफेक्ट भी हुआ ना, कैपिटल रिडक्शन में तो कितना ही जाना है, 24 लाख जाना है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। अगली बात कहता है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड जो है वो एरियर में पिछले 4 सालों से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने वेव करा 75% डिविडेंड का क्लेम और एक्सेप्ट करा पेमेंट। तो जो प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर्स है जिसे बेटा वेव करते हैं उसकी तो कोई एंट्री नहीं डालते, वेव वाले की नो एंट्री, पर जितना सेटल किया जाता है उसकी एंट्री डलती है, तो वो हम 25% ही कर रहे हैं। तो टोटल है 21 लाख का 8%, तुम्हारा कितना बनेगा बेटा, 21 लाख के प्रेफरेंस शेयर से 8% है और 4 साल है,
ये टोटल बना। 75% जो इसका हिस्सा कुछ नहीं करेंगे, हमने सिर्फ किसकी डालनी है, 25% हिस्से की जो हम पे कर रहे हैं। तो 21 लाख का 8% फॉर 4 ईयर्स का 25% विच इज 1,68,000। तो उसकी एंट्री क्या बनी, पे सीधा करें कैपिटल डिडक्शन टू बैंक, हमारा नुकसान है तो कैपिटल डिडक्शन टू बैंक 168 जो हम 25% पे कर रहे हैं। तो 25% जो करा जा रहा है उसी की बात आ रही है, ठीक है ना। 75% की नो एंट्री। फिर कहता है ओन डिबेंचर जो 240 के नॉमिनल वैल्यू के थे उन्हें हमने बेचा 98 कम इंटरेस्ट पे और बाकियों को हमने कैंसिल कर दिया। तो ओन डिबेंचर से मतलब अपने खुद के ही जो डिबेंचर्स मार्केट से खरीदे हुए हैं, ये हमारे पास बेटा कितनी नॉमिनल वैल्यू के पड़े, 6 लाख के पड़े, और ये कितने में खरीदे हुए, 576 में। कितने में खरीदे हुए, 576 में। अब इसमें से 240 वालों को तो हम बेच रहे हैं। तो बेटा यहां पर मैं ध्यान से सुनना, तो हमारे ओन डिबेंचर जो है मतलब अपने खुद के ही जो खरीदे हुए हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे, ये कितनी नॉमिनल वैल्यू वाले हैं, 6 लाख है, और कितने की कॉस्ट पे खरीदे हुए, 576 पे। अब इसके दो हिस्से हो रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, कुछ को तो बेच रहे हो, तो कितनी नॉमिनल वैल्यू वालों को बेच रहे हैं, उसने बोला बेटा 240 वालों को बेच रहे हैं। कितने में बेचा, कहते हैं जी 98 में बेचा। कम इंटरेस्ट का मतलब इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ, हम निकाल भी नहीं सकते इंटरेस्ट, हमारे लिए तो सीधा टोटल पैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो 240 रुपीज है, 98% कर दिया तो 235 200 में बेचा जा रहा है। बेटा प्रॉफिट लॉस कभी भी इससे नहीं निकलेगा नॉमिनल वैल्यू से, प्रॉफिट लॉस निकलेगा आपकी खरीद से। तो आपकी खरीद अगर देखूं तो अगर 6 लाख की 576 थी तो 240 की कितनी हुई, तो 576 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 240, 230 400। तो आपने जो कॉस्ट आपको 230 400 की पड़ी, आप उसे 235 200 पे बेच रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट हुआ है कितने का, 4800 का। भाई आपका इन्वेस्टमेंट जो होती है बेटा, इन्वेस्टमेंट की हमेशा, ये तो बेच ही रहे हो तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है, आप किसी कंपनी के डिवेंचर लेते हो उसे कल को बेचते हो, तो बेटा प्रॉफिट लॉस हमेशा किससे निकलता है, आपकी कॉस्ट से। आपको कितने के पड़े, तो इसमें पैसा आ रहा है बेचकर, तो एंट्री क्या बनी, बैंक में पैसा आया कितना, 235 200। इन्वेस्टमेंट कम होगी ऑन डिवेंचर्स कॉस्ट से, ये कॉस्ट है मेरी, और जो प्रॉफिट है वो स्कीम के अंदर है तो कहाँ चला गया, कैपिटल डिडक्शन में। नॉर्मली कहाँ जाता है, जैसे पीएल में, यहाँ प्रॉफिट है वो सीधा आपका कैपिटल डिडक्शन में चला गया। फायदा नुकसान कोई भी स्कीम के अंदर कहाँ, कैपिटल डिडक्शन में। और कहता है जो बाकी है उनको हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे डिबेंचर हमारे पास ही पड़े, तो हमने उनको फाड़ के फेंक दिया, तो डिबेंचर आपके रिडीम हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमेनिंग कितने बचे, रिडम्पशन आपके पास कैंसलेशन हो रही है। अपने डिबेंचर कभी खरीदे थे एक पर्टिकुलर अमाउंट पे, आज कैंसिल कर रहे हैं, तो बेटा हमारे पास कितनी नॉमिनल वैल्यू की हुई है, 360, 240 के क्योंकि बेच दिया तो 360 के बचे। इनकी प्रोपोर्शनेट कॉस्ट कितनी हुई, या तो 576 में से माइनस ही कर दो 230 400 को, तो प्रोपोर्शनेट कॉस्ट आ जाएगी 345 600। ये मेरी इनकी कॉस्ट है। तो आज मैं कैंसिल करूँ, जब कैंसिल करूंगा तो डिबेंचर जब भी रिडीम होते हैं तो क्या होता है, डेबिट। तो डिबेंचर्स को डेबिट कर दिया मैंने, 10% डिबेंचर को 360, वो तो फेस वैल्यू पे दिखते हैं भाई, डिबेंचर्स तो किताब में फेस वैल्यू पे दिखते हैं ना बेटा। जो भी डिबेंचर दिखेंगे वो हमेशा किस पे दिखेंगे, एट फेस वैल्यू। जो ये दिख रहे हैं, यही तो 18 लाख में से 6 लाख के खुद के पास पड़े तो फेस वैल्यू पे दिखते हैं। तो इसमें से कितने को कैंसिल कर रहे हैं बेटा, 360 वालों को, तो वो कैंसिल करो। और हमने कितनी खरीद पे लिए थे, 345 600 पे, तो वो कॉस्ट कम कर दी क्रेडिट करके, और बाकी मेरा प्रॉफिट हो गया कैंसिलेशन का, वो कहाँ चला गया, कैपिटल डिडक्शन में। प्रॉफिट ऑफ कैंसिलेशन कहाँ चला गया, कैपिटल सम आपके पास कैपिटल डिडक्शन में। तो कुछ बेच दिए नॉर्मल सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कुछ कैंसिल कर दिया, तो वेंचर कम हो गए फेस वैल्यू से। आप पे करते हो तो टू बैंक आते हैं, आप पे नहीं कर रहे, अपने ही पास ही खरीदे हुए थे तो उनको कैंसिल कर दिया, टू ओन डिबेंचर्स, और बाकी प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब आगे आपके पास क्वेश्चन में क्या कहते हैं, जो डिबेंचर होल्डर 6 लाख रुपए के भी है कुछ और, उन्हें एक मशीनरी दे रहे हैं, कितनी बुक वैल्यू की है, 9 लाख की इन फुल सेटलमेंट। तो 6 लाख के डिबेंचर होल्डर्स को हम 9 लाख की चीज दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमें नुकसान हो रहा है 3 लाख का, क्योंकि 6 लाख की लायबिलिटी के लिए 9 लाख का एसेट जा रहा है। तो यहां पर एंट्री क्या हुई बेटा,
10% डिबेंचर डेबिट 6 लाख, टू मशीनरी या पीपी 9 लाख और कैपिटल एक्शन डेबिट हो गया 3 लाख। आप इसे तोड़ के दिखाना चाहते हो मीन्स कि पहले डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर टू प्लांट एंड मशीनरी, फिर आपके पास वो कैपिटल एक्शन वाला वैसे कर लो या आपके पास ऐसे कर लीजिए, सिंपल सी बात है, आपके पास ये एक ही एंट्री में हो गया, ठीक है ना। अगला कहते हैं रिमेनिंग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को वैल्यू क्या 60 लाख में। बेटा प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने की थी 72 की, 72 में से 9 लाख की तो चली गई, तो 72 में से 9 की चली गई तो कितनी बची है 63 की। अब 63 वाले की वैल्यू कितनी लगाई 60, तो 3 लाख से कम कर रहे हैं, तो एंट्री आ गई कैपिटल एक्शन टू पीपी 3 लाख, कैपिटल एक्शन टू पीपी दैट इज 3 लाख, ठीक है ना। फिर वैसे तो इसे लास्ट एंट्री के साथ भी कर सकते जब सारी एंट्रीज डालते हैं। फिर कहते हैं ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री को वैल्यू किया इतने इतने में और गुडविल पीएनएल को राइट ऑफ करना। बेटा इसमें सिंपल सी बात है, अगर किसी एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो एसेट क्रेडिट करेंगे, बढ़ रही है तो डेबिट। लायबिलिटी मोल ट्रेड पेबल देखो 15 लाख पे लेके जा रहे हैं, तो ट्रेड पेबल है कितने के 1680 के, तो ट्रेड पेबल कम कर रहे हैं, कम करने के लिए उसको क्या करेंगे डेबिट, तो ट्रेड पेबल को डेबिट कर दिया, ट्रेड पेबल को डेबिट कर दिया कम करने के लिए। अब या तो इसके अलग एंट्री कर दो ट्रेड पेबल टू कैपिटल एक्शन, फायदा हो गया ना, लायबिलिटी कम हो रही है, बट उन्होंने कंबाइन डाल दी, आप अलग अलग डालना चाहते हो अलग अलग डाल दो, उन्होंने एक ही डाल दी। फिर अगली चीज क्या है ट्रेड रिसीवेबल है 13 लाख, तो ट्रेड रिसीवेबल कितने के है 1375, तो ये कितने से कम हुए 75,000 से, तो टू ट्रेड रिसीवेबल 75,000। फिर इन्वेंट्री आपके पास में है, इन्वेंट्री हमारे पास 980 की है, उसकी वैल्यू कितनी लगाई 944, तो ये भी कम हो रही है 980 से 944, तो ये भी आपके पास 36 से कम होगी। फिर गुडविल और पीएल को तो पूरा का पूरा ही राइट ऑफ कर दो, तो गुडविल कितने की है 81,000 की, तो टू गुडविल आपके पास में जो आ रहा है यहाँ पे आ जाएगा, अलग एंट्री डाली उन्होंने, आप इकट्ठी कर सकते हो 81,000। और फिर आपके पास में पीएनएल भी है कितने का 1235 का, तो वो भी आ जाएगा 1235 का, ठीक है ना। आपने एक एंट्री डालनी थी एक डाल देते, तो उन्होंने वो अलग अलग कर दी, तो यहाँ पे टू कैपिटल एक्शन पहले चला गया और फिर कैपिटल एक्शन डेबिट हो गया, वो जैसे मर्जी कर लो उसमें कोई फर्क नहीं है। आप सिंगल, मैं तो बोलूंगा ट्रेड पेबल के अलग कर दो क्योंकि उसमें फायदा है, एसेट वाली अलग कर दो ताकि आपकी थॉट क्लैरिटी हमेशा बढ़िया रहती है। फिर आपके पास जो बेटा लास्ट पॉइंट आ रहा है वह कंपनी ने पे करा 60,000 की पेनल्टी टू वर्ड कैपिटल कमिटमेंट्स ऑफ 12 लाख। तो बेटा कैपिटल कमिटमेंट्स की हम क्या बोलते हैं, जो पे कर रहे हैं बस उसी की एंट्री आएगी। हमारी कुछ कैपिटल कमिटमेंट्स है, हमने कुछ कैपिटल एसेट्स वगैरह अल्टीमेटली जो है उसके एग्रीमेंट्स वगैरह करे हुए थे खरीदने वगैरह के रिलेटेड, तो हम उसको अल्टीमेटली कैंसिल कर रहे हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स को, ठीक है। तो 60,000 की पेनल्टी दी, तुम्हारा तो जो नुकसान है उसी की एंट्री डालेगी कैपिटल एक्शन टू बैंक 60,000, ठीक है। और फिर एक है इंटरेस्ट 10% डिबेंचर का पे होता है हर साल 31 मार्च को, तो ठीक है क्या दिक्कत है भाई, बैलेंस शीट 31 की थी तो वो 31 तक है, तो ऑलरेडी 31 तक आपका 1 अप्रैल की बात आ रही है, तो वो तो ऑलरेडी पेड ही है, उसमें कुछ करना ही नहीं। वो इसलिए भी बात आ रही है भाई ये कम इंटरेस्ट का कोई रोल ही नहीं आया ना उसी वजह से, क्योंकि उससे पहले दिन तक का तो इंटरेस्ट सेटल ही हो गया, वरना मैं टू इंटरेस्ट अलग से सोचता होता, तो वो डेट्स की बात होती तो होती, यहाँ पे डेट 31 मार्च लिख रहा है तो इसलिए कोई फर्क ही नहीं पड़ा, समझे। तो इट हैज नथिंग, उसकी एंट्री नहीं है, एंट्री कब होती अगर कुछ पहले पे हुआ था तो आउटस्टैंडिंग होता, उसकी सेटलमेंट की बात होती, वो अलग होती, यहाँ सेम है। तो 31 मार्च तक का सेटल है, 31 मार्च की बैलेंस शीट है, हम 1 अप्रैल को ही कर रहे हैं, तो कोई इंटरेस्ट की प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका खत्म हो जाएगा। आपने क्या बनाना है बेटा कैपिटल एक्शन अकाउंट बनाना है, तो लेजर पोस्टिंग ही करनी है, इसमें मेरे को कुछ बताने वाली बात है नहीं। तो आपका फाइनल बैलेंस शीट निकल के आएगा, कैपिटल जब में जो जाएगा 344,200, उसकी एंट्री डालना नहीं भूलना, एंट्री हमेशा डालने, एग्जामिनर इसके अंदर मार्क्स रखता है। कैपिटल एक्शन टू कैपिटल रिजर्व आपके पास वो आया, और फिर बैंक अकाउंट भी क्वेश्चन ने मांगा था, तो बैंक की जितनी भी ट्रांजेक्शन थी वो आ जाएगी बकायदा, इसमें ओपनिंग बैलेंस अगर होगा तो वो भी आ जाएगा 133, तो 133 वो है। ओन डिबेंचर्स को जो बेचा था वो पैसे आए थे, कैपिटल एक्शन जो एक हमने अपने पास प्रेफरेंस डिविडेंड दिया था 1 साल का, मतलब 25% हिस्सा, और एक जो अभी पेनल्टी दी थी, वो करके आपके पास बैलेंस आ गया इतना, ठीक है ना। तो जो पैसे आए पैसे गए, उसकी एंट्रीज पोस्टिंग ही करनी है। अब ये तो बेसिक है, देखो ये ना बोनस मार्क्स है, आप तो कहना चाहिए आ जाए यार, आए तो ये आ जाए, इससे अच्छा बैलेंस शीट ना है, भाई ये बनाने आसान है, एंट्री सीख है तो ये भी ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरे का पूरा क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीट हो जाता है 14 मार्क्स का, कंप्लीट हो जाता है 14 मार्क्स का, ठीक है जी। नाउ अगले पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पे। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर दो पार्ट्स है अगेन, एक पहला आ रहा है हमारा एएस नंबर 7 से मेरे प्यारे बच्चों, एएस नंबर 7 से आ रहा है। नाउ क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द फ्लाईओवर एंड रेलवे ओवर ब्रिजेस। तो काम है बेटा फ्लाईओवर अपने पास बनाने का, ठीक है ना, वो चीजें करने का रेलवे ओवर द ब्रिजेस के ऊपर।
उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला रेलवे वालों से रेलवे ओवरब्रिज बनाने का फॉर 400 करोड़ का। तो अल्टीमेटली जो ब्रिज के ऊपर फ्लाईओवर और जो रेलवे वगैरह सब बनाते हैं ट्रैक वगैरह, उसका कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मिला रेलवे वालों से कितने का, 400 करोड़ का। कंस्ट्रक्शन जो है उसको समय लगेगा ऑलमोस्ट 4 साल कंप्लीट होने में। आउटसाइड पे एस्टिमेट किया गया कि जो टोटल कॉस्ट हमारी लगेगी वैसे कॉन्ट्रैक्ट में 370 करोड़ लगेगी, मतलब फर्स्ट डे जब हमने कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से हमें फाइनल बिड हो रहा है तो हमें लग रहा है 370 करोड़ का ही खर्चा लगेगा, तो हमें ओवरऑल 30 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा। बट कहते हैं पहले साल के अंत में ही ये एस्टिमेट कितना हो चुका है, 375। तो हमें तो साल के एंड में जाके देखना होता है, तो उसने बोल दिया 370 का कोई रोल नहीं, वो तो इनिशियल है, हमारे लिए तो 375 है, उसने बता दिया पहले साल के एंड में। अब हमें क्या लग रहा है टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, 375। अब उसने मुझे बोला तीसरे साल जाके कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने रिक्वेस्ट करी वेरिएशन की इन द कॉन्ट्रैक्ट, जो अप्रूव कर दिया, और अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ा दी गई 10 करोड़ से, और कॉस्ट भी बढ़ जाएगी कितने से, 7 करोड़ से। तो तीसरे साल जाके कुछ वेरिएशन है जिससे रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और कॉस्ट भी बढ़ रही है। कंस्ट्रक्शन लिमिटेड मेजर करता है स्टेज ऑफ कंप्लीशन को बेटा ऑन द बेस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इंकर्ड टू द टोटल एस्टिमेट कॉस्ट। हम ऐसे ही निकालते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन, कितना खर्चा उस साल के एंड तक लग गया डिवाइड बाय टोटल कितना लगेगा, और कितना कितना खर्चा बेटा लग चुका है हर साल के एंड तक वो उसने बता दिया। ईयर 1 इतना, ईयर 2 इतना, ईयर 3 इतना, पर उसमें कुछ अनयूज मटेरियल है 3 करोड़ का तो माइनस हो जाएगा, और ईयर 4 इतना। तो ये खर्चे लगे हैं, हमने क्या निकालना बेटा, स्टेज ऑफ कंप्लीशन बता दीजिए कॉन्ट्रैक्ट का हर साल का, और प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन तो सिंपल होता है, कॉस्ट टिल डेट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेट कॉस्ट इन 200। तो पहले साल कितना खर्चा लगा, 98.8, और टोटल में आपके पास कितना लगना था बेटा, 375, 370 मत लेना। तो ये हमारे पास डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकलना शुरू होगा, 98.8 डिवाइड बाय 375, 26.35%। अगले साल जब मैं गया तो 202.4 है, टोटल तो कॉस्ट वही है, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं है, तो 53। ये टिल डेट है इस साल के एंड तक। तीसरे साल 310 में से 3 क्या करने पड़ेंगे, माइनस, तो कितना लग चुका है, 307। कितना लग चुका है, 307 डिवाइडेड बाय बेटा ध्यान से, यहां पर टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 375 में तीसरे साल बढ़ गई थी 7 करोड़ से, तो 375 तो पहले एस्टिमेट किया था, प्लस 7 बढ़ चुकी है, तो 382 हो गया। तो ये 307 बाय 382 हो रहा है। और लास्ट वाले में 382 ही लग चुका है, कंप्लीट ही हो गया आउट ऑफ 382, तो 100% काम कंप्लीट हो गया। अब इसमें निकालने का तरीका क्या होता है, हम एक टेबल बना लेते हैं, कैसा, टिल डेट, अप टू लास्ट ईयर और फॉर द ईयर। इंस्टीट्यूट ने सीधा डिफरेंशियल से किया है, बट आई कैन रिकमेंड यू कि हम उस अप्रोच से भी कर सकते हैं, बच्चे जनरली उससे करते हैं, आपका आंसर सेम आता है, इसमें आपके पास गलती होने के चांस हो जाते हैं कई बार डिफरेंशियल से करने का। बट हम अपने पास बेटा कैसे ही कर सकते हैं, हम कैसे करते हैं, एक होता है टिल डेट, एक होता है अप टू लास्ट ईयर, एक होता है फॉर करंट ईयर। तो पहले ईयर 1 आया, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करने हैं तो प्रॉफिट आ जाएगा। अब बेटा हमारा रेवेन्यू जो था वो तो 400 करोड़ का था प्राइस, और हमने काम कितना कंप्लीट किया, 26.35% पहले साल। 400 करोड़ का 26.35%, तो वो कितना बनेगा, 105.4। खर्चा कितना लगा था हमारे पास पहले साल, 98.8, तो ये हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा 6.6। और यही क्या है, हमारा फॉर द ईयर है, क्योंकि पहला साल है। क्योंकि ये पहला साल है। जब आप ईयर 2 में गए तो अब रेवेन्यू टिल डेट कितना परसेंट काम हो चुका है, तो हो चुका है बेटा 400 करोड़ का 53.97%। ठीक है ना, सिंस करोड़ में वैल्यूज है तो मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूँ बेटा 2 डेसिमल वगैरह तक आप ले लिया करें, जैसे परसेंटेज भी आती है जो भी वैल्यूज आ रही है 2 डेसिमल तक जरूर दिखा दो।
215.88 माइनस कॉस्ट कितनी लग चुकी थी, कॉस्ट कितनी लग चुकी 202.4 जो उसने दी हुई थी। तो हमारा प्रॉफिट जो आएगा टिल डेट वो निकल के आ जाएगा 13.48, और जितना पिछले साल तक रिकॉर्ड कर चुके उसको इससे यहां कर देंगे माइनस, ताकि सिर्फ करंट ईयर का आ जाएगा। 1110.48 103.6 और 6.88। वही इंस्टीट्यूट ने क्या किया भाई, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने इसे सीधा डिफरेंशियल में ही लिया हुआ है, तो आप चेक करेंगे पहले साल का वही है 105.4 98.8 6.6, अगले साल का वो लास्ट कॉलम डिफरेंशियल लिया 1110.48 103.6, आप देखेंगे तो 6.88 आ वही रहा है, बट एक सिस्टमैटिक प्रॉपर तरीके से बात करूँ, उन्होंने वो ब्रैकेट में कर दिया, मैं पूरा टेबल आपके पास बना के कर रहा हूँ। फिर ऐसे ही ईयर 3 आया, ईयर 3 में रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट। अब कितने परसेंट काम हो गया था बेटा हमारा अब तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी बढ़ गया था यार, थर्ड ईयर में तो प्राइस भी आपका बढ़ चुका था, कितने से बढ़ा था प्राइस हमारा 10 करोड़ से, तो वो 400 नहीं रहा, 410 हो गया। 410 का भी कितने परसेंट 80.37, 410 का 80.37, 410 का 80.37 329.52, और कितने परसेंट काम आपका हो गया था ये, और खर्चा कितना लगा 307 लगा था बेटा। जो टिल डेट खर्चा लग चुका था हमारा, ठीक है ना, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 22.52। पिछले सालों तक कितना दिखा चुके हो बेटा, वो ये वाला कॉलम आ जाता है उठ के, जैसे ये वाला उठ के यहाँ आया, यहाँ तक हम दिखा चुके 2 सालों में अभी तक, तो वो आ जाएगा 215.88, 202.4, तो 13.48। वन वन 3.64, 307 माइनस 202.4, 9.04, 9.04। तो वैल्यूज आ जाएगी आपके पास, देख लेंगे 113.64 ही है बेटा, 104.6 ही है, और 9.04 है, ठीक है ना। और ऐसे ही लास्ट ईयर का भी हो जाएगा, वो भी कर दूं सर, कर ही दो जब सारा ही कर रहे हो क्योंकि लास्ट ईयर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि 100% काम हो गया। तो रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट, तो हमारा कितना था बेटा 410 था, खर्चा पूरा लग चुका है 382 का, तो प्रॉफिट बन गया 28 का, जितना पिछले साल तक हो चुका है 329.52, 307, 22.52 वो माइनस हो जाएगा, तो 410 माइनस 329.52, 80.48, 75 और 5.48। सो विद दिस आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका पार्ट कंप्लीट हो जाता है, चेक कर लेते हैं 80.48, 75 और 5.48, तो ये हो गया। वो ब्रैकेट में करी जा रहे हैं, मैंने पूरा टेबल ही बना दिया, बात तो एक ही है। तो आप वैसे कर लीजिए, आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन समाप्त, ये क्वेश्चन समाप्त, इसमें कुछ ना। कई बार पेपर में बस यही लगता है डेसिमल में वैल्यू आती है तो बच्चा घबरा जाता है, बेटा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्सेप्ट के ऊपर वही है, किए हुए क्वेश्चन है बहुत बार, बट हम क्या होते हैं अननेसेसरी कई बार टेंशन के चक्कर में, कंफ्यूजन के चक्कर में हम गलतियां कर देते हैं, ठीक है ना, तो वो चीज़ आती है।
ना अगला जो पार्ट है वो आया है आपका कैश फ्लो का, AS3 का। तो ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है प्रोवाइडेड फॉर आरंभ लिमिटेड 31 मार्च 23, 31 मार्च 24। तो ये ओपनिंग होगी वैल्यूज, ये क्लोजिंग होगी बेटा। अब उसमें उसने PNL दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स, जनरल रिजर्व, डिवेंचर, ट्रेड पेबल। डिवेंचर की वैल्यू बेटा ठीक करनी है 118,800, पेपर में ठीक थी पर यहाँ जल्द जो उन्होंने बनाया इसमें गलत कर दिया, 118,800 लिखना है उसे। ट्रेड पेबल है, करंट इन्वेस्टमेंट्स है, PP है, ग्रॉस एक्यूमुलेटेड है, ट्रेड रिसेबल ग्रॉस है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इन्वेंट्री और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो वो चीज़ दे रखी है आपको। एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा है, इनकम टैक्स प्रोवाइड कितना किया गया इस साल में 162, ये प्रोविजन बता दी। न्यू डिबेंचर जो इशू किए थे साल के अंत में किए हैं। न्यू इन्वेस्टमेंट जो एक्वायर किए वो भी साल के अंत में किए। तो जो डिबेंचर का इंटरेस्ट है या इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट आ रहा है कुछ भी होगा, वो अल्टीमेटली सिर्फ ओपनिंग पे ही आएगा, क्योंकि जो खरीदे हैं जो इशू किया वो साल के लास्ट डे किया, उसने साफ लिख दिया। वरना तो असम्पशन होती है हम जल्दी फर्स्ट डे मान लेते हैं, पर यहाँ लिख दिया लास्ट डे है, तो ओपनिंग पे ही लेना। कह रहा हमें सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बता दीजिए। बेटा पूरी कैश फ्लो तो मांग ही नहीं रहा 7 नंबर में सिर्फ ऑपरेटिंग मांगा है ना, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग लास्ट वाला इससे ही खत्म हो गया। अब हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब चलना है तो ऑब्वियसली यहाँ इनडायरेक्ट मेथड से ही बात होगी, क्योंकि PNL वगैरह दे रहा है, ऐसा नहीं कि कैश सेल वगैरह या पेमेंट टू क्रेडिटर आप निकाल सकते हो, पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेल्स परचेज का डाटा नहीं पता। तो ऑब्वियसली आपका इनडायरेक्ट मेथड लगना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा आपका PNL का नेट इंक्रीज, PNL का नेट इंक्रीज। अब PNL का नेट इंक्रीज में बेटा यहाँ ये डेबिट है और ये पॉजिटिव है क्रेडिट, तो बेटा वो माइनस है। तो हमने इस साल कितना कमाया होगा, आप बोलते हो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है, तो ये माइनस करना है, पर ये माइनस जो करना है -5400 है, -5400 है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा बेटा 5400। तो इस साल यानी कि हमने 43,200 कमाया होगा ना यार, तभी तो 5400 के लॉस से इस साल 37,800 के प्रॉफिट तक पहुंच गए। तो इस साल कितना होगा 43,200, तो स्टार्टिंग पॉइंट 43,200 होगा। जो डिफरेंस बिटवीन PNL है, इंक्रीज इन PNL 43,200 है। फिर आता है कोई भी अप्रोप्रिएशन है या आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया, वो चीज आ रही है रिजर्व में भेजा। तो यहाँ रिजर्व की बात आ रही है, जनरल रिजर्व है 54 से 81 हुआ है, तो कितना भेजा है जनरल रिजर्व में 81 माइनस 54, 27,000 भेजा है, तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा क्योंकि रिजर्व में ट्रांसफर किया है। तो आपका ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 27,000। फिर आ गया अगला बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स, क्योंकि हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी। एक्स्ट्रॉर्डिनरी तो कहते प्रोविजन फॉर टैक्स, कितनी प्रोविजन आई है, कुछ नहीं बोलता तो बोलता हूँ यार क्लोजिंग वाला प्रोवाइड फॉर ओपनिंग पेड है, पर क्वेश्चन ने बता दिया कितना प्रोवाइड फॉर है, तो ये दे दी वैल्यू, तो यही वैल्यू प्रोवाइड फॉर की चाहिए थी। पेमेंट के लिए हम अकाउंट बना लेंगे अलग से, तो ये प्रोविजन की वैल्यू आ गई, हमारी ऐड हो जाएगी प्रोविजन की वैल्यू। तो ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये पहला स्टेप आ गया कंप्लीटली। तो क्या बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम। अब क्या आती है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग चीजें, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग चीजें। तो सबसे पहले जैसे आपका डेप्रिसिएशन है, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है, वो सारी चीजें आनी है। तो जैसे डिबेंचर थे बेटा 12% के है, तो इनका क्या आएगा इंटरेस्ट, मुझे बताओ जो इंटरेस्ट लेंगे वो 118,800 पे लेंगे कि 291,600 पे लेंगे। डिफरेंस का मतलब क्या है वैसे, 291,600 माइनस 118,800 बेटा 172,800 के हमने इस साल में क्या की है, इशू की है। ये जो इशू की है बेटा ये कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, सर ये तो फाइनेंसिंग में जाएगा जो इशू की है। बट PNL में क्या क्या होगा जिसे रिवर्स करेंगे, इंटरेस्ट। अब जो इंटरेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों वो किस पे लगा होगा 118,800 की 290, तो ये पता करना पड़ेगा इशू कब की है। क्वेश्चन ने खुद लिखा है कि जो इशू किए साल के लास्ट डे पे करे हैं, तो जब लास्ट डे पे इशू किए तो ब्याज सिर्फ किस पे लगेगा, ओपनिंग वाले पे लगेगा ना, क्योंकि जो 172 लास्ट डे उन पे तो ब्याज अगले साल से चालू होगा। तो 118,800 का 12%, 118,800 का 12%, तो वो आपके पास में क्या हो जाएगा, डिबेंचर इंटरेस्ट जो है वो ऐड हो जाएगा 118,800 का 12%, 14,256। सिमिलर तरीके से जो इन्वेस्टमेंट्स है उसके ऊपर जो इनकम बनती है, इसमें भी 54,000 के और हमने अपने पास में इन्वेस्टमेंट करी है, तो ये कौन से एक्टिविटी में जाएगा, ये इन्वेस्टिंग में जाएगा बेटा, जो हमने और इन्वेस्टमेंट करी है। पर वो करी कब है, अगेन लास्ट डे पे करी है। तो हमें जो ब्याज की इनकम इस साल की बनी होगी और जो PNL में गई होगी वो सिर्फ किस पे गई होगी, ओपनिंग पे। 54,000 का 8%, तो उसे ही रिवर्स करूंगा 4320 जो आ रहा है, क्योंकि जो बाकी और खरीदी है उस पर ब्याज तो अगले साल से मिलेगा ना। तो ये हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट खरीदना कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट पे जितना इंटरेस्ट एक्चुअली में रिसीव हुआ वो इन्वेस्टिंग में जाएगा, पर क्योंकि वो PNL में क्या होता है जितना बनता है तो उस PNL से रिवर्स करते नॉन ऑपरेटिंग की वजह से, तो वो रिवर्स कर रहे हैं। तो 54,000 का आपके पास में जो है 8% ओपनिंग वाले पे आ रहा है 4320, असम्पशन लेने की जरूरत ही नहीं है। फिर आगे बेटा आपके पास डेप्रिसिएशन, देखो फिक्स एसेट तो खरीदे ही नहीं,
नो परचेज, वैसे भी खरीदना बेचना तो कहाँ जाता, वो आपका इन्वेस्टिंग में जाता। हाँ बेचा होता तो उसका प्रॉफिट लॉस गया होता, पर कुछ बात ही नहीं है। हाँ डेप्रीसिएशन आपकी बड़ी है, तो ये डेप्शन क्या डिफरेंस क्या है, जो करंट ईयर की डेप्शन है, क्योंकि एंट्री क्या डली होगी, डेप्शन टू एक्यूमुलेट डेप्शन कितने से 32,400, ये करंट ईयर की डेप्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। आपको लगता है अकाउंट बनाना, अकाउंट बना लो, ये तो साफ साफ है, पीपी में तो कोई चेंज ही नहीं है, तो ना खरीदा ना बेचा। और डेप्शन जो बढ़ रही है वो क्या है, करंट ईयर की डेप्शन है 32,400, तो ऐड हो जाएगी 32,400, जो डेप्शन फॉर द ईयर है 32,400। और फिर आ गया आपके पास में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये कितना हुआ 27 से 54, तो 27,000 से इंक्रीज हुआ है। तो इसके दो ऑप्शन मैं आप लोगों को सिखाता हूं, एक कि आप जितना पीएनएल में गया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट उसे अपने पास में हम ऐड कर देंगे, और बाद में जो मैं वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस लूंगा फिर मैं ग्रॉस डेटर का लूंगा। किसका लूंगा, ग्रॉस डेटर का। या आप अभी कुछ मत डालो और सीधा नेट डेटर का ले लेना, वो आपको मैं ऑप्शन बता दूंगा। तो अभी यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने क्या किया, वो ग्रॉस वाली अप्रोच से कर रहा है, ग्रॉस को अलग कर रहा है, प्रोविजन को अलग कर रहा है। तो प्रोविजन 27,000 से बड़ी है तो पीएनएल में गई थी खर्चे के रूप में, तो उसे क्या कर दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को ऐड कर दिया। तो ये वैल्यू सब करके क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और वर्किंग कैपिटल चेंजेस में अब क्या क्या हो रहा है सर, इन्वेंट्री है, क्या हो रही है, कम हो रही है 135, तो कम हो रही है तो क्या हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा। कितने से है 35, आपके पास 54,000 से, तो डिक्रीज हो रहा है तो ऐड हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, ठीक है ना। फिर ट्रेड रिसीवेबल है आपके पास में, क्या हो रहे थे ट्रेड रिसीवेबल, अब ग्रॉस का चेंज देखो, ग्रॉस का है, अब नेट का नहीं देखना, 81 से 261 360, तो ये हमारे पास में बढ़ रही है तो माइनस हो जाएगा, तो इंक्रीज है तो ये माइनस हो जाएगा 18360। अब यहाँ पे मैं आपको यही बोल रहा था बेटा, जो दूसरी एक अप्रोच होती है, मतलब ऑल्टरनेटिवली वो ये हो जाती है कि आपके जो नेट डेटर है, अगर आप देखेंगे ट्रेड रिसीवेबल नेट, वो कितने बनते, इसको और इसको माइनस करके लिखता हूं, ये 54 बने, 81 माइनस 27, और वो कितना बना 261 360 माइनस 54,000, 207,360। अब इन दोनों का चेंज कितना है, ये कितने से बढ़ रहे हैं 153,360, ये बढ़ रहे हैं तो इसे माइनस कर देंगे। तो अब ऑल्टरनेटिवली क्या सोच सकते हैं कि यहाँ पे मैं माइनस कर देता कितना 153,360, फिर ये प्रोविजन वाला कुछ ना डालता। आप खुद देखेंगे बात वही हो रही है, बात वही हो रही है, बट वो एक बात है प्रेजेंटेशन की, वो दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, आंसर आपका सेम आता है, ठीक है ना। फिर आता है ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल क्या हो रहा है बेटा 129,600 से 118,800 है, तो कम हो रहे हैं, तो कम हो जाएंगे तो ऐड हो जाएगा, लाइबिलिटी है कम हो रही है तो ऐड हो गया आपके पास, सॉरी माइनस हो गया आपके पास में क्योंकि लाइबिलिटी है, तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी कम होना मतलब हमने उनको पेमेंट ज़्यादा करी है, तो लाइबिलिटी कम हो रही है तो पेमेंट ज़्यादा करी है आपके पास में तो माइनस हो गया, कम हो रही है तो सेविंग होता है तो ऐड हो जाता है। एसेट में आपका उल्टा चलता है, बढ़ रहा है तो माइनस, कम हो रहा है तो ऐड, ठीक है ना, तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बेटा। और इसके बाद जितना टैक्स पे किया उसके लिए क्या करेंगे, अकाउंट बना लेंगे। तो हमें ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, तो ओपनिंग दिया और क्लोजिंग दिया, ये ओपनिंग बैलेंस आ गया, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया, जितनी प्रोविजन की वैल्यू थी वो दी थी, तो बैलेंस फिगर क्या आ गई, पेमेंट, और ये लास्ट में जाके क्या हो जाएगी, माइनस टैक्स पेड। तो फाइनली आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपके पास, ठीक है ना। तो ये माइनस में आ रहा है, तो जनरेटेड फ्रॉम नहीं हो, अल्टीमेटली यूज इन हो गया। अगर मैं सही बात में बोलूँ तो इट इज एक्चुअली नॉट जनरेटेड फ्रॉम, इट इज यूज इन, क्योंकि माइनस है, तो माइनस है तो यूज इन कहलाना चाहिए, जो करेक्ट वर्ड है। कितना हमारा ऑपरेटिंग में एक्स्ट्रा कैश जो लगा है, ठीक है ना। तो वो आपका क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है पूरे का पूरा, जिसमें इसने मांगी थी हमारी सारी आइटम्स का रोल हो गया जो ऑपरेटिंग में आनी थी, ठीक है ना। क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बेटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन बेटा आपका आ रहा है अमेलगमेशन के चैप्टर का। एक ही क्वेश्चन है ऑफ 14 मार्क्स सीधा, अब जाके देखेंगे सिमिलर क्वेश्चन बिल्कुल किया होता है क्लास में। तो 14 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका पूरा, आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखते हैं। क्वेश्चन आपको दे रहा है बेटा, इंटेलिजेंट लिमिटेड एंड डिलीजेंट लिमिटेड कैरिंग देयर बिजनेस इंडिपेंडेंटली फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। तो पिछले 2 सालों से दोनों कंपनियां चल रही है, 2 ही साल से दोनों कंपनियां चल रही है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है इन दोनों कंपनीज की ईयर एंड पे, हैज बीन गिवन टू यू। तो ईयर एंड पे इन दोनों कंपनीज का आपको क्या दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है। कहता है इंटेलिजेंट और डिलीजेंट लिमिटेड में क्या क्या चीजें दे रखी है।
जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस, ट्रेड पेबल, ग्रेचुटी फंड, पीएनएल का क्या दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस है, इस साल का प्रॉफिट है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड सेल, कैश एंड बैंक। तो ये सारी आइटम्स आपको दे दी जो दोनों कंपनीज के हैं। अब कहते हैं 1 अप्रैल 24 को जाके दोनों की दोनों कंपनीज ने एग्री किया कि अमेलगमेट कर लेते हैं और एक न्यू कंपनी बना ली, कौन सी, जीनियस लिमिटेड। तो दोनों कंपनियां बंद हो जाएगी और दोनों ने अपनी पूलिंग कर ली, इकट्ठे हो गए और क्या बना ली बेटा, एक न्यू कंपनी जीनियस लिमिटेड, जिसकी ऑथराइज कैपिटल होगी 40 लाख रुपए, डिवाइडेड इंटू 30,000 इक्विटी शेयर है 100 वाले और 10,000 प्रेफरेंस शेयर भी है 100 वाले। कहता है अमेलगमेशन जो हो रही है वो कुछ एग्रीमेंट जो दोनों कंपनीज के बीच में हो रहा है, जब वो इकट्ठे हो रहे हैं, अमेलगमेट हो रहे हैं, तो एसेट दोनों कंपनीज के एक तो रिवैल्यू करे जा रहे हैं एज फॉलोज। तो वो आगे कितने कितने में रिवैल्यू करे एसेट्स को, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, इन्वेंट्री। जो ट्रेड पेबल्स है इंटेलिजेंट के, उसमें इंक्लूड है 1 लाख जो ड्यू टू था डिलीजेंट, एंड ट्रेड रिसीवेबल जो है डिलीजेंट के, उसमें 1 लाख है रिसीवेबल फ्रॉम इंटेलिजेंट। तो ये क्या हो गया, इसे बोलते हैं बेटा इंटर ओइंग या कॉमन ओइंग, आपस में पैसे लेना देना। तो इसे क्या करते हैं, इंडिविजुअली कोई दिक्कत नहीं, पर जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 लाख से डेटर कम, 1 लाख से क्रेडिटर कम, ठीक है ना। अब कहता है जो परचेज कंसिडरेशन है वो कैसे डिस्चार्ज हो रही है, पीसी मतलब जो शेयर होल्डर्स को दिया जा रहा है। तो कहते हैं एक तो हम 22,000 इक्विटी शेयर दे रहे हैं, 100 रुपए वाले फुली पेड अप इन प्रपोर्शन ऑफ द सम ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी इन द प्रीसीडिंग 2 ईयर्स। कहते हैं हम दोनों कंपनीज को मिलकर 22,000 शेयर्स इशू करेंगे, और किसमें करेंगे बेटा, जो उनकी पिछले 2 सालों की प्रॉफिट्स की रेशियो है उसमें बांटेंगे। तो एक तो ये आ गया, फिर साथ में हम प्रेफरेंस होल्डर्स भी जो है दोनों कंपनीज के, उन्हें देंगे बराबर नंबर के, इक्वलेंट मतलब बराबर नंबर के 8% प्रेफरेंस शेयर 100 वाले जीनियस के, पर कितने में, 125 में। तो अपने वाले शेयर जो दे रहे हो प्रीमियम पे दे रहे हैं, सेम जितने पुराने उतने ही दे रहे हैं, अपने वाला 8% 100 वाला है 125 पे प्राइस हो रहा। और जो डिबेंचर है 100 इंच के जीनियस के, वो भी दे रहे पार पे, टू प्रोवाइड एंड जिससे इनकम आ जाएगी इक्वलेंट टू 10% रिटर्न ऑन द बेस ऑफ नेट एसेट्स इन देयर बिजनेस आफ्टर रिवैल्यूएशन। तो कुछ डिबेंचर्स दे रहे जिससे इनकम सेम हो जाएगी, कुछ उसने ये बात करी है। क्या इसे पीसी का पार्ट लेंगे, हाँ भाई हाँ, पीसी का ही पार्ट है, ये शेयर होल्डर्स को ही दिया जा रहा है। डिबेंचर होल्डर को जो सामान देते हो वो पीसी का पार्ट नहीं होता, एनीथिंग विच इज गिवन टू शेयर होल्डर्स ए पार्ट ऑफ पीसी। तो ये भी आएंगे। हमसे क्या मांग रहा है बताओ भाई, कितने शेयर्स और डिबेंचर इशू किए जाएंगे इंटेलिजेंट लिमिटेड और डिलीजेंट लिमिटेड को, और फिर बैलेंस शीट भी बना देना जीनियस लिमिटेड की, उसकी जो बात की आ रही है, जो परचेजिंग कंपनी है आपके पास, जो न्यू कंपनी है, ठीक है ना। तो पहले शेयर डिबेंचर्स की बात करते हैं। तो बेटा सबसे पहले क्या है, हमारे पास में पीसी की बाइफर्केशन आ रही है जिसमें शेयर है, तो 22,000 शेयर दिए जा रहे हैं। वो किस में दिए जा रहे हैं बेटा, प्रॉफिटेबिलिटी की जो रेशियो है पिछले 2 सालों की। तो अब वो प्रॉफिट देखने दोनों कंपनीज के, तो पिछले 2 सालों के। अब देखो जो पिछला साल बीता था उसका प्रॉफिट तो ये था, ये तो है, उससे पहले का साल का प्रॉफिट ये है, मतलब ये ईयर 1 का प्रॉफिट है, ये ईयर 2 का प्रॉफिट है। सर आप हमें ये बताइए, ये पिछले का तो मान लिया, पर ये ईयर 1 का क्यों माना, कि ये तो ओपनिंग बैलेंस दे रहा है, ये कौन सा कह रहा है प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर। अरे भाई उसने स्टार्टिंग में लिखा था कि इसको शुरू हुए भी 2 साल हुए हैं, तो जब 2 साल हुए हैं तो ये ओपनिंग बैलेंस मीन पहले साल का प्रॉफिट, और प्रॉफिट फॉर करंट ईयर मतलब जो अभी साल बीता सेकंड ईयर। तो यही है, इन दोनों को बस ऐड करना है। वैसे भी अगर ना बोलता तो मैं यही मानता, मेरे पास कोई असम्पशन ना होती, क्योंकि मेरे को इंडिविजुअली नहीं दे रहा, ठीक है ना। तो एक आपको इस साल का देगा, उससे पहले साल का मेरे को ओपनिंग को ही लेता, मैं कुछ ना बोलता तो, या तो बता देता, नहीं बताता तो मैं यही मानता, और इसने लिख दिया वैसे तो, कि डाउट की बात ही ना है। तो दोनों का मिलकर आके कितना हुआ, ये बना 7 लाख और ये बना 4 लाख। तो 7 लाख और 4 लाख की रेशियो में बांटना है, भाई टोटल प्रॉफिट करना पड़ेगा ना दोनों सालों का, तो 7 लाख और 4 लाख की रेशियो में 22 लाख के 22,000 शेयर्स को बांटना है। तो ये हमारे पास बेटा 22,000 जो शेयर है वो 7 लाख इस टू 4 लाख की रेशियो में बांट रहा है, विच 7/11, इतने शेयर यहाँ आ गए, 4/11 यहाँ आ गए। तो कितने कितने हो गए बेटा, 100 रुपये के हिसाब से 14 लाख और 8 लाख, क्योंकि 100 रुपये के शेयर है, ठीक है ना, 100 रुपये ईच वाले हैं। तो दोनों में बांट दिया 7 लाख और 4 लाख की रेशियो में, जो प्रॉफिट्स की रेशियो थी। अगला कहता है प्रेफरेंस होल्डर्स को बराबर नंबर के प्रेफरेंस शेयर्स देंगे, पर 125 पे दे रहे हैं। तो वो कितने कितने बेटा, अभी ये 100 के हिसाब से है, 8% थे, हम भी 8% दे रहे हैं, 3,000 और 2,000 है, तो हम इतने ही दे रहे हैं, 3,000 और 2,000, पर दे कितने पे रहे हैं, 3,000 इंटू 125 और 2,000 इंटू 125। तो हम इतने इतने क्या दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू है, दे रहे हैं 100 वाला 25 के प्रीमियम पे, तो बाइफरकेट बाद में होता है, कैपिटल में जाएगा 100, प्रीमियम में जाएगा 25, बट पीसी की वैल्यू निकालने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स के लिए 3,000 और 2,000 ही बनेगा, ठीक है ना। और फिर आता है जो डिबेंचर्स भी दिए जा रहे हैं, पर वो कैसे दिए जा रहे हैं, पार पे ही, जिससे इनकम सेम हो जाएगी, जो 10% ऑन नेट एसेट्स है।
और जो नेट एसेट है ना रिवैल्यूएशन, नेट एसेट का मतलब क्या, एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, और वो रिवैल्यूएशन के बाद दें। तो पहले नेट एसेट लेते हैं, पहले नेट एसेट लेते हैं जिसमें एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी है। जो एसेट्स की वैल्यू नीचे दे रखी है, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीन इन्वेंट्री, उनकी तो वही लेनी है, तो उनकी ऊपर वाली नहीं लेनी, तो इनकी नीचे वाली लेनी है। तो वो नेट एसेट देखते हैं कहाँ पे निकाले हुए, उसका वर्किंग नोट बना के किया हुआ है, आप चाहे वहीं पे नीचे करके दिखा दीजिए। ये तो प्रॉफिट के लिए रेशियो वाला पॉइंट था, ठीक है ना, वही चीज़ लिखी हुई थी आपके पास। अभी नेट एसेट्स आगे तो ये देखेंगे तो कितने कितने हैं, 11 लाख और 8.5 लाख। प्लांटर मशीनरी कितनी है, 9 लाख और 4 लाख। इन्वेंट्रीज कितनी कितनी है, 6 लाख और 3 लाख, रीवैल्यूड वैल्यूज। फिर कौन से आगे बेटा, ट्रेड रिसीवेबल 6 लाख और 3 लाख। फिर आगे कैश एंड बैंक 4 लाख और 1 लाख। फिर लाइबिलिटीज आ जाएगी, लाइबिलिटीज में क्या क्या है, ट्रेड पेबल है 12 लाख और 4 लाख, और ग्रेचुटी फंड भी आपके पास लाइबिलिटी है 3 लाख और 2 लाख। तो ये हमारे क्या आगे बेटा, नेट एसेट्स आगे। तो नेट एसेट्स कितने बने, 21 लाख के और 13.5 लाख के। अब इसका उसने क्या बोला था बेटा, इसका उसने बोला है कि जो 10% बनता है वो हम अपने 12% प्रेफरेंशियल देके पूरा करेंगे, जिससे इनकम सेम रहेगी। तो 10% करा जाएगा इस वैल्यू का, तो इसका 10% करा इतना इतना आया, और इसको हमने डिवाइड किससे करना है, 12% से। तो 2,10,000 को डिवाइड बाय 12% करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी निकल के आपके पास। तो हम 17.5 लाख रुपए के और 11,25,000 के देंगे, क्योंकि 21 लाख का सिंपल सी बात है 10% शुड बी इक्वल टू x इंटू 12%, क्योंकि डिवेंचर्स पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो वो सेम होना चाहिए, इनकम सेम होनी चाहिए जो नेट एसेट के 10% पे है। तो वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, 17,50,000 और 11,25, और 100 रुपये का है तो उसके में आप डिवाइड बाई 100 करके नंबर बन जाएंगे 17,500 और 11,250। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे डाल देते हैं, ये वैल्यूज आ गई 1750 और 1125, ये हमारी पीसी आ गई और नंबर भी आ गए। तो पीसी और नंबर आपके शेयर डिबेंचर निकल गए। अब बेटा ये पार्ट हो गया, अब हमने देखना है बैलेंस शीट बनानी है परचेजिंग कंपनी की, न्यू कंपनी जीनियस। बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको थॉट ऑफ एंट्रीज बड़ा जरूरी है। अब उसके लिए क्या है, पहले ये चेक करते हैं नेचर ऑफ मर्जर है कि परचेज है। सर नेचर ऑफ परचेज है, क्यों, वैल्यूज ही चेंज कर दी, शेयर होल्डर्स को डिबेंचर दे रहे हो, समझ रहे हो बात, तो वो नेचर ऑफ परचेज हो गया। तो यानी कि पुरानी कंपनी के रिजर्व उठ के नहीं आएंगे। और जो एंट्री 2 होती है उसमें डिफरेंस क्या बनेगा, गुडविल या कैपिटल, तो वो हमें वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा कि कितना गुडविल, क्योंकि पीसी आ रही है अलग तरीके से, वो नेट पेमेंट से आ गई काइंड ऑफ, कि क्या क्या दिया जा रहा है, और नेट एसेट्स कुछ और है, तो वो डिफरेंस बनेगा गुडविल या कैपिटल। तो ये 3525 और 2175 है, तो हमें गुडविल कैपिटल का वर्किंग नोट पक्का बना होगा बेटा। यहाँ पे ये रहा देखो, तो पीसी की कितनी कितनी थी अभी निकाली थी, और नेट एसेट दोबारा से निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो निकाले तो अभी 21 लाख और 13.5 लाख। तो पहले केस में पीसी ज्यादा दे रहे हो, अगेन गुडविल आ गया, दूसरे में भी ज्यादा दे रहे हो, गुडविल आ गया, तो टोटल गुडविल इतनी आ गई। एक में गुडविल एक में कैपिटल जब होता है तो नेटिंग हो जाती है, जो वैल्यू ज्यादा है वो दिख जाएगी नेट होके, दोनों ही एक है तो वो तो ऐड करके दिख जाएगा, तो गुडविल आ जाएगी। क्या आ जाएगी, गुडविल। ऑल्टरनेटिवली जो करा हुआ है ना, वो इंस्टीट्यूट ने क्या किया हुआ है भाई, वो जो इंटर होइंग है उसको कैंसिल करके लिया हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हम जल्दी इंटर होइंग बोलते भाई टेक ओवर होने के बाद ही कैंसिल करेंगे ना। तो जो डेटर और क्रेडिटर है वो 1-1 लाख से जो हमारे कम होने हैं इंटर होइंग के पॉइंट के, जो पॉइंट नंबर सेकंड में लिखा है, वो तो हम कम कर देंगे बैलेंस शीट बनाते समय। तो बैलेंस शीट में अब क्या करना है, देखो बैलेंस शीट में आपको बेटा जो नेट एसेट्स की वैल्यू है ना वही डालनी है एज इट इज, ये सारी शेयर्स डिबेंचर्स दिखाने हैं जो हमारे हैं, और गुडविल दिखा देनी है, और इंटर रोइंग को कैंसिल कर देना। अब जैसे मैं आपके साथ बात करता हूँ एक एक करके, तो सबसे पहले जैसे अगर मैं एसेट साइड की बात करता हूँ, तो लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी ये दोनों कहाँ जाएंगे, पीपीई में जाएंगे। तो पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ चाहे, क्योंकि दिख ही रही है हमारे को। तो ये 11 और 8.5 करके है, तो पीपी में ये आ जाएगा 11 और 8.5 19.5। ऐसे प्लांटर मशीनरी कितना हो गया, 9 और 4 13 13, ठीक है ना। तो टोटल आपकी पीपी की वैल्यू होगी 32,50,000। तो बैलेंस शीट में पीपी में आ जाएगा, नॉन करंट एसेट में पीपी। गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट्स में आ जाएगी, जो अभी निकाली थी हमने दोनों की, जो ये वर्किंग नोट बनाया था, डिफरेंस जो है, ठीक है। फिर अगली चीज़ क्या आ गई हमारी, इन्वेंट्रीज 6 और 3 9 लाख। तो इन्वेंट्रीज आ गई 6 और 3 9 लाख। ट्रेड रिसीवेबल आ गए डेटर, वो कितने के है, 6 और 3 9 लाख, पर उसमें से क्या करेंगे, 9 लाख में से बेटा 1 लाख इंटरविंग का माइनस हो जाएगा, ये यहाँ से भी होगा और लाइबिलिटी में से ट्रेड पेबल में से भी होगा, क्योंकि एंट्री डली होगी, ट्रेड पेबल टू ट्रेड रिसीवेबल, एंट्रीज मांग नहीं रहा, एंट्रीज मांग नहीं रहा। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था, 4 और 1,
तो 5 लाख आ गया, कोई कैश का कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो 5 लाख आ गया। लायबिलिटी साइड में क्या है, नीचे पहले देख लेते, ट्रेड पेबल है 12 और 4 16, वो करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल 12 और 4 16 और 1 लाख, 1 का माइनस क्या हो गया, इंटरव्यूइंग वही, ठीक है। फिर आपके पास नॉन करंट लायबिलिटीज में जो ग्रेचुइटी फंड था वो आ जाएगा, विच इज 3 और 2 5 लाख। तो वो अदर नॉन करंट लायबिलिटी में लिखा है, वैसे इसे सही वर्ड जो है इसका लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, जो करेक्ट है। ग्रेचुइटी फंड की जो प्रोविजन लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आती है भाई, जो एम्प्लॉइज रिटायर होंगे छोड़ के जाएंगे तो उसके लिए होती है, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आती है करेक्टली, ठीक है ना। अब आते हैं जो पीसी के पार्ट के हिस्से थे, शेयर डिवेंचर्स वगैरह, ठीक है ना। तो वहां पे बेटा शेयर कैपिटल का वर्किंग नोट बन जाएगा। तो शेयर कैपिटल में कितने कितने इक्विटी शेयर्स है सर, पहले तो ऑथराइज भी क्वेश्चन है क्योंकि दी थी दोनों मतलब इस कंपनी की कि वो कंपनी कितनी ऑथराइज कैपिटल से बन रही है। 40 लाख है जो कि 30,000 इक्विटी शेयर है, 10,000 प्रेफरेंस शेयर है, तो ऑथराइज दिखानी है। ऑथराइज के मार्क्स होते बेटा, ऑथराइज दिखानी है। 30,000 इक्विटी शेयर्स है, ये प्रेफरेंस शेयर्स है, तो 40 लाख ऑथराइज है। अब हमने इशू कितने करे, 22,000 इक्विटी शेयर करे थे, तो 22,000 इक्विटी शेयर दोनों में जो बांटे थे 22 लाख मिला के, तो भाई 22,000 दोनों हो गए, और लिख देने अदर देन कैश है सारे। ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स है, बट प्रेफरेंस शेयर्स में क्या करा, हमारे दोनों को ऐड होके तो हाने है भाई, 3,000 और 2,000 करके 5,000 हो गए, पर उसका इंटू 100 यहाँ आएगा, 25 प्रीमियम में जाएगा, तो 5,000 शेयर 100 वाले हैं, और बाकी 5,000 इंटू 25 कहाँ जाएगा, प्रीमियम में, ठीक है ना। और ये अदर देन कैश ही, तो हमारी कैपिटल कितनी होगी, 22 और 5 27 लाख। तो कैपिटल में आ गया 22 और 5 27 लाख। रिजर्व सरप्लस में सिक्योरिटी में आ गया 125। सर पुराने के रिजर्व नहीं आएंगे, नहीं भाई, नेचर ऑफ परचेज है तो पुराने का पीएनएल कैसे आ जाएगा। हाँ, अगर स्टेटू रिजर्व होता, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व वगैरह कुछ भी होता, ऐसी चीजें होती, ठीक है ना, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, तो वो दिखाते हैं, और उसकी एंट्री क्या डलती है, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट, मतलब जो स्टेटू रिजर्व है तो वो प्लस माइनस करके वहीं पे दिखता, जो आपका रिजर्व एंड सरप्लस का नोट है प्लस माइनस करके दिखता है। और लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या आगे बेटा, डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स हमारे कितने आए थे, ये दोनों मिला 1750 और 1125 है, तो वो ऐड करके दिख जाएंगे 12% डिबेंचर 100 वाले 2875, तो ये 28,750 बनते हैं इन नंबर, ठीक है ना। तो ये आ गया, और ये ग्रेचुइटी फंड था, ये तो मैंने बता ही दिया था, ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन में बनता है करेक्टली, जो बात आती है वो आ गया। तो आपकी बैलेंस शीट चेक करेंगे, तो बैलेंस शीट आपकी जो है वो टैली हो जाएगी, ये सारी चीज़ें आपकी हो ही गई है। बैलेंस शीट का टोटल 77 लाख आ जाएगा, और बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो क्वेश्चन आपका पूरे का पूरा क्या होता है बेटा, डिस्कस हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है ऑफ दी अमेलगमेशन का। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं क्लास में, आपके पास किए जाते हैं लेक्चर में, तो कोई ऐसा नई बात नहीं थी क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल सेम तरीके का, तो बस थोड़ा सा ध्यान से करना होता है ताकि बस गलती ना हो, ठीक है ना। जल्दबाजी करेंगे तो गलती हो जाती है। 14 मार्क्स सेट्स चेक होते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बेटा। ऑल्टरनेटिवली वाला करने की जरूरत नहीं, उन्होंने वो करके वही निकाला, आंसर वही आया, बट वो दिखाने का तरीका है, वो 1-1 लाख माइनस करके लिया, तो नेट इफेक्ट वही है, ठीक है ना। वो हम बाद में ही करते हैं, तो आप गुडविल कैपिटल साहब तक में उसका कोई कंफ्यूजन ना रखे, अपनी एंट्री नॉर्मल करें, और वो बाद में कैंसिल आउट की एंट्री हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है बेटा हमारे पास में। तो ये क्वेश्चन बेटा आ रहा है हमारा एएस नंबर 21, जो कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है, कंसोलिडेशन का है, ठीक है ना। तो होल्डिंग सब्सिडरी वाला आ रहा है, और ये क्वेश्चन भी कितने मार्क्स का है बेटा, 14 नंबर का क्वेश्चन है, एक ही कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी होगी हमें, ठीक है ना। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर आराम से एक एक करके चलते हैं, सारी बातें करते हैं। तो बैलेंस शीट दे रखी है, दो कंपनी, एक आर्ट लिमिटेड और एक क्राफ्ट लिमिटेड बेटा, 31 मार्च 24 की, आर एस फॉलोज, जिसमें नोट नंबर है आर्ट लिमिटेड और क्राफ्ट लिमिटेड का, और उसने हमें क्या क्या वैल्यूज दे दी बेटा, शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म अर्निंग, जिसके नोट्स हम नोट्स देख लेंगे, पीपी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। शेयर कैपिटल में कितने कितने बेटा, एक के इतने शेयर है, इसके इतने हैं, 4,000 है। रिजर्व सरप्लस में क्या है, जनरल रिजर्व और पीएनएल दोनों हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग में बैंक कोडी है, पीपी में लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी है। इधर इन्वेस्टमेंट दे रखी है क्राफ्ट लिमिटेड में, कॉस्ट पे यही जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अभी पता चल जाएगा कितने शेयर्स खरीदे हुए क्या है, ठीक है ना, ये होल्डिंग के में एज इन्वेस्टमेंट दिख रहा होता है। और कैश कहता है आर्ट लिमिटेड ने एक्वायर करे 3200 शेयर्स क्राफ्ट लिमिटेड के 1 अक्टूबर 2023 को। तो 3200 खरीदे बेटा, उसके टोटल शेयर्स कितने हैं वैसे अगर हम देखें, तो उसके टोटल शेयर थे 4,000 क्राफ्ट के। तो हमने अगर 3200 खरीदे हैं, तो यानी कि कितने परसेंट होल्डिंग होगी, 80% आपके पास होल्डिंग होगी, तो 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो जाएगा, अंटिल अनलेस कुछ और आगे बात आ जाए, ठीक है।
और रिजर्व सरप्लस का और पीएनएल का जो बैलेंस है सब्सिडरी का, वो क्रेडिट इतना था 1 अप्रैल को। तो ये हमें एओपी बनाने में मदद करेगा। ये एओपी के लिए उसने वैल्यू दे दी 1 डे की, पर एक्विजिशन हो रही है 1 अक्टूबर को। कह रहे जो प्लांट एंड मशीनरी है क्राफ्ट का, उसकी वैल्यू 2.5 लाख थी 250 ऑन 1 अप्रैल, उसकी वैल्यू 220 लगाई ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। डेप्रीसिएशन जो है उसका रेट है 10% के हिसाब से ऑन द बेस ऑफ यूजफुल लाइफ। और रीवैल्यूएशन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी को कंसीडर करना है कंसोलिडेशन के समय, तो आपने इसको रीवैल्यूड फिगर पे ही लेके आना है। एक पॉइंट है, क्राफ्ट लिमिटेड जो है वो डिडक्ट करता है 1% फ्रॉम डेटर जो सब्सिडरी है एज अ जनरल प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेट। ये पॉलिसी फॉलो नहीं करता आर्ट लिमिटेड। तो एक आपको याद होगा, एक हमारा पॉइंट है बेटा यूनिफॉर्म पॉलिसी को लेके, वो क्या बोलता है कि जो पॉलिसीज होल्डिंग फॉलो करता है वही पॉलिसीज फॉलो करके पहले सब्सिडरी की बैलेंस शीट को ठीक किया जाएगा, सेम पॉलिसीज, उसके बाद कंसोलिडेशन होती है। तो इसका हमें ध्यान रखना है, क्योंकि सब्सिडरी प्रोविजन कंसिडर करती है, होल्डिंग नहीं करती, तो वो हमें रिवर्स करनी पड़ेगी। जो प्रोविजन बना के बैलेंस शीट में वैल्यू दे रही है वो रिवर्स करनी पड़ेगी, उसके बाद कंसोलिडेशन का इवेंट होगा। तो एक छोटा सा पॉइंट है। 31 मार्च को क्राफ्ट लिमिटेड की इन्वेंट्री में इंक्लूड है गुड्स जो उसने खरीदे थे आर्ट से 103,500 पे, जिसपे उसने प्रॉफिट कमाया था 15% ऑन कॉस्ट। तो ये स्टॉक रिजर्व का पॉइंट हो गया, अनलाइज प्रॉफिट जो आप कहते हैं। पर इसमें ध्यान देना होता है बेटा, होल्डिंग ने किसके प्रॉफिट से कम होगा सर? जिसने बेचा। देखो एक तो स्टॉक कम करेंगे, प्रॉफिट किसका कम करते हैं? एओपी में की जो होल्डिंग का कम होगा सर, होल्डिंग का, क्योंकि आर्ट लिमिटेड ने बेचे थे। क्राफ्ट मतलब सब्सिडरी की इन्वेंट्री में दिख रहा है, तो बेचे होल्डिंग ने, आर्ट ने, तो उसके से कम होगा, तो ये कंसोलिडेटेड पीएनएल में जाएगा, ना कि एओपी में जाएगा, ना कि एओपी में जाएगा। ठीक है ना? नाउ हमारे पॉइंट बड़े बेसिक से है, तो अगर मैं इसका एओपी वगैरह बनाने की बात करता हूँ बेटा, क्योंकि इंस्टीट्यूट थोड़ा डिफरेंट वे से कई बार प्रेजेंट कर देता है, आप नॉर्मल एओपी बनाओ, वो कई बार डिफरेंट तरीके से करता है, आपको कंफ्यूजन आती है। तो बेटा हमारी डेट ऑफ एक्विजिशन जो है वो 1 अक्टूबर 23 है। ठीक है ना? तो 1 अक्टूबर 23 को हमने एक्विजिशन करी है। कितने परसेंट है हमारे पास? 80% है। अब हमने सबसे पहले क्या बनाना है? एओपी बनाना है ऑफ क्राफ्ट लिमिटेड, जिसमें प्री है और पोस्ट है। पोस्ट में जनरल रिजर्व हो सकता है, वो देख लेते हैं, वैसे आना भी एक नहीं आना, और एक पीएनएल है। नो, सबसे पहले हम जनरल रिजर्व लिख देते हैं। अब जनरल रिजर्व की वैल्यू जो है वो फर्स्ट डे कितनी थी बेटा? 40 ही था, और लास्ट डे कितना है? 40 ही है, तो सारा प्री हो गया। फर्स्ट डे 40 है, लास्ट डे भी 40 है, तो सारा ही प्री है। फर्स्ट डे का बैलेंस डलता है और ड्यूरिंग द ईयर, तो यहाँ पे कुछ नहीं आना, तो ये कॉलम बनाने की जरूरत भी नहीं थी, इसमें कुछ नहीं डलेगा। अब आता है पीएनएल। पीएनएल में थोड़ा सा ध्यान से बेटा, क्योंकि पीएनएल में गलती होने के पूरे चांसेस है। पीएनएल का फर्स्ट डे में तो कोई दिक्कत नहीं है, 58,700 है, और लास्ट डे कितना है? 2,08,000। बस बच्चा यहीं गलती कर देता है, या तो आप बाद में इफेक्ट लेंगे या पहले ही ठीक कर दो। किस चीज को बेटा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का। सब्सिडरी के वो जो डेटर्स दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं बेटा? ये दिख रहे हैं सब्सिडी के डेटर 168,300। ये जो है ये आफ्टर 1% प्रोविजन है। ये जो डेटर दिए हुए यहाँ पे इन्होंने लिखा तो है नोट नंबर, अब वो इसका नहीं है, वो फिर कैश एंड बैंक का है, छठा जो है वो कैश एंड बैंक इसका है, वो यहाँ आएगा, इसका नहीं है। तो ये 1% की प्रोविजन के बाद है, मतलब ये 168,300 99% हुआ। 168,300 कितना हुआ? 99% हुआ बेटा। तो 168,300 1 के बाद है, तो ये 99% हुआ। तो वैल्यू कितनी आ गई? 170। यानी कि प्रोविजन कितनी बनाई हुई थी? 1700 की 1% के हिसाब से, जो ऐड करेंगे। अब ये ऐड करेंगे तो एक इफेक्ट डेटर बढ़ेंगे, दूसरा इफेक्ट क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। तो बेटा जो हमारा प्रॉफिट है, पीएनएल का बैलेंस है करेक्ट, जो एओपी से पहले हमें पता होना चाहिए, वो करेक्ट बैलेंस कितना हो जाएगा? 2,08,000 में 1700 बढ़ेगा। तो हमारा करेक्ट बैलेंस कितना है? 209,700। अब आपने इसको लेके चलना है, क्योंकि ये 1700 की प्रोविजन के बाद था, तो जब आप डेटर बढ़ाओगे तो सेकंड इफेक्ट किस पे आएगा? पीएनएल पे। तो 209,700 बने, तो ओपनिंग कितना है? ओपनिंग है हमारे पास में 58,700। तो ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया? 209,700 माइनस 58,700, 1,51,000।
अब क्या हो जाएगी बेटा, टाइम एडजस्टमेंट। क्यों आएगी टाइम एडजस्टमेंट बेटा, क्योंकि एक्विजिशन कब करी है, साल के मिडल में करी है। ये तो 12 महीने का प्रॉफिट है, तो 6 और 6 अलग होगा ना, तो इसमें से 6 महीने का आधा हो जाएगा, इधर से माइनस चला जाएगा और वो इधर आ गया। अब बात कर लेते हैं रीवैल्यूएशन की पॉइंट की। टाइम एडजस्टमेंट हो गया। रीवैल्यूएशन में क्या बोला था, जो वैल्यू 2.5 लाख थी इसकी 1 अप्रैल को, उसकी वैल्यू 2.20 लगाई है, पर जिस दिन एक्विजिशन करी, तो पहले तो ये देखो भाई उसकी उस दिन की बुक वैल्यू कितनी बनती है जी। तो 2.5 लाख है, तो 6 महीने बाद कितनी बनेगी, 10% ऑप्शन के हिसाब से बेटा, किताबों की वैल्यू। तो 2.5 लाख पे 10%, 6 महीने की 12,500, तो अभी बुक वैल्यू होगी उसकी, यानी कि 2.5 लाख माइनस 12,500, 237,500। और हमने वैल्यू कितनी लगाई, 220, तो 220 लगाई, कम करिए बेटा, 17,500 से डिक्रीज है। रीवैल्यूएशन डिक्रीज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 17,500 से रिड्यूस कर रहे हैं बेटा, 17,500 से रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि उसकी उस दिन की वैल्यू है 237,500 और हमने कितनी लगाई है वैल्यू, 220। और अब क्योंकि कम कर रहे हैं तो बेटा सेविंग इन डेप्शन आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू कम करी, इस मीन्स हमने तो डेप्शन ऑलरेडी अगले 6 महीने में ज़्यादा लगा चुके, लगनी थी कम, तो हम ज़्यादा डेप्शन लगा चुके तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, उसे ऐड बैक कर देंगे। तो वो कैसे निकलती है बेटा, डेप्शन का इफेक्ट कैसे आएगा, सर कितनी होनी चाहिए थी वर्सेस कितनी करी, बेटा होनी कितनी चाहिए थी, अब 2.20 अगर वैल्यू कर दी है, तो 2.20 पे 10% अगले 6 महीने की कितनी होनी चाहिए थी, विच इज़ 11,000 कितनी होनी चाहिए थी, और चार्ज कितनी करी है हमने, अगले 6 महीने की 12,500। भाई 6 6 महीने की 12,500, 12,500 होगी ना, तभी तो 25,000 बनेगी पूरे साल की। तो एक्सेस जेप्शन कितनी होगी, एक्सेस जेप्शन 1,500। तो ये हमारे पास करेक्ट एओपी बन जाएगा। अनलेस प्रॉफिट का रोल इधर नहीं आएगा, क्योंकि वो होल्डिंग ने बेचा, तो होल्डिंग के प्रॉफिट को कम करेंगे। तो 40,000 प्लस 58,700 प्लस 75,500 माइनस 17,500, 156,700 और 77,000। तो प्री और पोस्ट प्रॉफिट निकल जाएंगे आपके पास, मैं चेक कर लेता हूँ आंसर में। 156,700 आप देख सकते हैं, वही है, चीज़ें वही करी है, उसमें कोई फर्क नहीं। और 77 वही सारी रीवैल्यूएशन का पॉइंट है। ये पीएनएल प्लस जनरल इकट्ठे लिख दिए, प्रॉफिट को बांट दिया इन्होंने, पहले बांटा और फिर प्रोविजन वाले का आधा आधा करा के बांटा। हमने क्या किया, पहले ही 1,700 का इफेक्ट क्लोजिंग में ले लिया और फिर वो इकट्ठी हो गया ना, फिर 2 बार नहीं करना पड़ा, बस वही फर्क था, इसीलिए मेरे को आपको ठीक करके दिखा दिया। तो आप अलग से मत दिखाओ, आपने प्रॉफिट ही ठीक करके डाल दिया, तो प्रोविजन को अलग से करना ही नहीं पड़ा। और बाद में क्या करेंगे, 80 और 20%, तो 20% तो माइनॉरिटी में जाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जो 80% का रोल है उसका फर्क है, क्योंकि 80% जो प्री का है वो जाएगा गुडविल कैपिटल रिजर्व के लिए, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के, और जो बाद वाला है वो उसके खुद के प्रॉफिट्स में ऐड होगा, समझे बात को। तो अब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 432, तो 432 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। 80% ऑफ शेयर कैपिटल लेंगे, तो 4 लाख का 80% 320, और 80% ऑफ फ्री प्रॉफिट्स कितना है, 125 360। तो ये हमारा कैपिटल रिजर्व निकल के आ जाएगा बेटा 13,360। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या, हर चीज़ का 20%, चाहे वो शेयर कैपिटल है, चाहे वो प्री प्रॉफिट और पोस्ट प्रॉफिट है, 31,340 और 15,400। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया। और पोस्ट पीएनएल कितना हो जाएगा बेटा, खुद का आपके पास जर्नल रिजर्व पीएनएल कितना कितना है, 192 और 120 है। इसमें पोस्ट प्रॉफिट की हिस्सेदारी पहले ऐड होगी, कितनी है, 61,600, वो आ गया, यूओपी में था। और अनलाइज प्रॉफिट, अब अनलाइज प्रॉफिट के लिए क्या है, उसने बोला था 103,500 का स्टॉक बचा रह गया और वो 15% ऑन कॉस्ट है, तो प्रॉफिट कितना है 103,500 ऑन कॉस्ट है, तो क्या हो गया 15/115, 13,500। तो ये आपके कंसोलिडेटेड पीएल और कंसोलिडेटेड जर्नल रिजर्व आ गया, ठीक है ना। और सेकंड इफेक्ट स्टॉक रिजर्व का क्या होगा, बस कि स्टॉक कम हो जाएगा, ठीक है ना। बस अब तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने में कोई दिक्कत आपत्ति की प्रॉब्लम ही नहीं है। अब तो इजीली आपके पास क्वेश्चन हो गया बेटा, अब तो इजीली हो जाएगा। तो अब चीज़ें देख लेते हैं एक एक करके बैलेंस शीट में। तो शेयर कैपिटल सिर्फ किस क्या है बेटा, होल्डिंग क्या आ जाएगी वो चेक कर लेते। होल्डिंग की शेयर कैपिटल आगे कितनी है, 6.5 लाख है, तो 6.5 लाख कैपिटल चल जाएगी, ये 6.5 लाख आ गई यहाँ पे, 6,500 शेयर्स ऑफ 100 ईच।
ठीक है ना। फिर आपका यहाँ पे आ गया PNL, जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व, ये सारे अभी वर्किंग नोट बनाए थे। कैपिटल रिजर्व ये था जो आया था 13,360, और ये PNL और जनरल रिजर्व है। तो 13,360, 240, 100 और 120, तो ये टोटल हो गया 373,460। फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया जो अभी निकाला था 126,740, ठीक है ना, 20% हिस्सेदारी जो ये है, ये आ गई 126,740। बाकी चीज़ें तो बस लाइन बाय लाइन आइटम ऐड ही करनी है, और कुछ है ही नहीं। बस ध्यान आपका किस में रखना है, एक डेटर्स में जो बढ़ाना है 1700 से, और एक जो स्टॉक रिजर्व का है, ठीक है ना। तो ये आपका ट्रेड पेबल आ जाएगा 145 प्लस 92, ये ट्रेड पेबल आ गया 145 प्लस 92। शॉर्ट टर्म बोरिंग आ गई 70 की, शॉर्ट टर्म बोरिंग आ गई 70 की। वर्किंग नोट में वही लिखा आ रहा है जैसे वो दे रहा है जो नोट्स अकाउंट में, कि बैंक कोडी का था वो बैंक कोडी का ही आ जाना है, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारे पास पीपी का आ जाना है रोल 421 और 360, इसमें प्लांट एंड मशीनरी का इफेक्ट देना है। तो ये जो आइटम्स दे रखी है किस किस चीज़ की दे रखी है बेटा, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है 190 और 135, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर प्लांट एंड मशीनरी में कितना कितना 231, 225, इसमें फर्क आएगा। 231 है, 225 था, 17,500 से कम की थी वैल्यू और 1,500 से ऐड किया था जो डेप्शन का इफेक्ट था। तो ये रिवाइज वैल्यू है, तो ये सही आ जाएगी वैल्यू किसकी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। तो उसका सेकंड इफेक्ट हो गया। एक एक इफेक्ट कहाँ गया, एओपी में रिवैल्यूएशन डिक्रीज और सेविंग से प्रॉफिट ऐड, और सेकंड इफेक्ट यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो ये सेकंड इफेक्ट हो गया, यहाँ पे वैल्यू होगी। इन्वेंट्रीज जो है वो कितनी है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट तो आएगी नहीं, वो तो कैंसिल आउट ही हो गया कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में। इन्वेंट्रीज जो है 166 और 205 है, तो ये 166 और 205 है, और स्टॉक रिजर्व माइनस हो गया 13,500 जो हमने अभी प्रॉफिट्स में से कम किया था। सेम तरीके से ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं 133,500, और ये कितने लेंगे 170, ये देख सकते हैं 170 लिए गए हैं क्योंकि वो प्रोविजन को जो रिवर्स किया था। और फिर है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 24,500 और 6,700, तो वो भी आ गया जो वैल्यू आ रही है। बस तीनों वैल्यू डाल देंगे, आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। अब क्या इस क्वेश्चन में कुछ नया था, नहीं, सब कुछ तो किया हुआ है। अब हम कंफ्यूजन तो बेटा जितनी मर्जी लेके आई चलो, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, बट आपको क्या बैलेंस शीट मांग रहा है, बैलेंस शीट आपको बनानी है, नोट्स अकाउंट प्रॉपर एक एक का लिखना है, होल्डिंग का कितना, सब्सिडी का कितना, एओपी बनाना है अपना, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, गुडविल, कैपिटल, सब ये सारी चीज़ें निकालनी है। वो वर्किंग्स आपको बनानी, नहीं बनाएंगे तो नंबर वो कटते जाएंगे। वो आपको दिखानी है कंप्यूटेशन, सारी बातें बतानी है, तभी तो नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है ना। और ये प्रोविजन वाला पॉइंट लिख दिया, और उसके लिए एक लाइन लिख दो यहाँ पे यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी, कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है वो कैसे बनती है, यूजिंग द यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी, जो हमने पॉइंट अपना 1700 वाला किया था। तो इसके साथ में ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाता है, पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाता है। चलिए जी, अब हम चलते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है जी। इसके अंदर में कुछ सब पार्ट्स है, ये क्वेश्चन 6 है, वैसे भी ओवरऑल चॉइस में है क्वेश्चन जो है, ओवरऑल चॉइस में भी है क्वेश्चन, और इसके अंदर भी कुछ इंटरनल चॉइस है। ओवरऑल चॉइस में क्यों, क्वेश्चन 1 कंपल्सरी था, 2 to 6 में से आपके पास कोई भी अपने 4 करने हैं, 2 3 4 5 6 5 में से कोई भी 4, और अगर इस क्वेश्चन में तो कुछ चॉइस भी है, जैसे पार्ट ए भी दिया हुआ है, ये आपके पास, और ए में एक और है, तो अगर ए ऑप्ट करते हो तो ए में इंटरनल चॉइस है, कोई भी एक कर सकते हो। ये 4 नंबर का हिस्सा होगा, फिर 4 नंबर का एक बी पार्ट है, और 6 नंबर का एक सी पार्ट है, तो वो चीज़ हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो पार्ट ए में एक अपने आप में इंटरनल चॉइस भी आ गई, ठीक है। अब पहला जो आ रहा है वो AS19 का क्वेश्चन है, लीज का। AS19 का लीज का बेटा क्वेश्चन है, कलर लिमिटेड ने मशीन लीज करी रेड लिमिटेड को 1 अप्रैल 21 को ऑन दी फॉलोइंग। तो उसमें कहता है कॉस्ट है 18 लाख की, लीज टर्म है 3 साल, फेयर मार्केट वैल्यू 18 लाख, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 2 लाख, और IRR है 12%। कह रहा है एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऐसे मशीन की 5 साल है, मशीन वापस चली जाएगी ऑन टर्मिनेशन। लीज पेमेंट जो है वो कैसे होगी, हर साल के एंड में होगी, 3 इक्वल पार्ट्स में होगी, ठीक है। कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू जो है 12% के हिसाब से तीसरे साल का पी फैक्टर दे दिया, और एन्युटी वैल्यू दे दी तीनों सालों की, ठीक है। हमें कहता है बताओ क्या ये लीज फाइनेंस लीज है कि नहीं है, और फिर अनंत फाइनेंसिंग को भी निकाल देना। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बार किए हुए। अब पहले फाइनेंस लीज निकालने के लिए, बताने के लिए बेटा हमें लीज रेंटल चाहिए। अब लीज रेंटल के लिए क्योंकि वो दे नहीं रहा, तो वो पहले हम एक बार के लिए लेसर के एंगल से देखते हैं लीज रेंटल कैसे आएंगे। तो लेट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। तो हमारे लिए सिंपल बात है, अगर वो एक्स है तो वो 3 सालों का प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनी 2.4018 इंटू एक्स, प्लस जो अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू 2 लाख,
इंटू जो आपके पास थर्ड ईयर का पी फैक्टर है 0.7118, ये किसके बराबर होगा? 18 लाख के। तो इससे मेरे लीज रेंटल आ जाएंगे, इससे मेरे क्या आ जाएंगे? लीज रेंटल आ जाएंगे। तो हमने पहले वही सॉल्व किया हुआ है। तो कॉस्ट से आपके 18, इसकी प्रेजेंट वैल्यू ये निकल के आई 2 लाख इंटू ये, इसको ये माइनस करोगे तो ये वैल्यू आ गई, और उसे डिवाइड कर देंगे वही 2.4018 से, तो ये हमारे लीज रेंटल आ गए, ये हमारे आगे लीज रेंटल। अब 5 कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन जो है बेटा हमारे पास, उनमें से अगर फुलफिल हो जाएगी तो वो क्या बन जाती है? फाइनेंस लीज। अब उसके लिए हमारी ऐसा नहीं कि ओनरशिप जा रही है वो तो वापस आ रहे हैं, ना हम उसे कोई ऑप्शन दे रहे हैं, ना कोई एसेट स्पेशलाइज नेचर का है। एक है कि लीज टर्म सब्सटेंशियली कवर कर रहा है एसेट की इकोनॉमिक लाइफ को। वो वैसे देखा जाए तो लीज टर्म जो 3 साल है, लाइफ 5 साल है, तो 60% बनता है। हम जल्दी उसे भी कंसीडर नहीं करते ऐसे क्वेश्चन में, हम जल्दी बोलते हैं अपने क्वेश्चंस के लिए 80% वर्क, बट यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने पता नहीं उसे यहाँ पे लिख के छोड़ दिया कि भाई लीज टर्म जो है वो कवर कर रहा है मेजर पार्ट ऑफ द लाइफ, क्योंकि ये डिफाइन तो कहीं है ही नहीं। तो आज तक जो देखा कि हमेशा इंस्टीट्यूट 80% वर्क को करता है, पर इस क्वेश्चन में लिख दिया तो वो फाइनेंस लीज बोल दिया। बट जबकि अगर यही करना था फिर मुझे लीज रेंटल निकालने की इतनी कोई कंपल्शन बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो मैं इसे ना भी दिखाऊं चलेगा। मेन मेरा पैरामीटर 1 है जिसके बेस पे मैं हमेशा बताता हूँ और हमेशा क्वेश्चन में करता हूँ कि जो लीज रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू है लेसी के नजरिए से, एमएलपी लेसी की प्रेजेंट वैल्यू, वो सब्सटेंशियली कवर कर रहा है फेयर वैल्यू को। तो वो बेटा हमारे पास में विच इज दिस वैल्यू, या आप सिंपली बोल सकते हो 690166 या 165.71 इंटू 2.4018, यही आएगा ना। और इस वैल्यू को किससे डिवाइड करना है? एसेट की फेयर वैल्यू से 18 लाख से। तो आप देखेंगे तो वो सब्सटेंशियली कवर कर रहा है विच इज 92.09%। तो वो क्या बन जाएगी? फाइनेंस लीज बन जाएगी। तो हमें ये वाली है, तो प्रेजेंट वैल्यू जो है सब्सटेंशियली कवर कर रहा है फेयर वैल्यू को, तो इसलिए वो क्या बन गई? फाइनेंस लीज। आप लीज पीरियड वाला नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ठीक है ना, पर मेन ये वाला है जो आपको दिखाना ही दिखाना है। तो ये फाइनेंस लीज है। अब अगली बात आती है, उसने पूछा था अनअर्न्ड फाइनेंसिंग। अनअर्न्ड होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस का मतलब है टोटल में कितना पैसा मिलना है माइनस उसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो ग्रॉस में कितना मिलना है? 3 बार लीज रेंटल आने इतने इतने, ये 6.5 की जगह आप 6.6 भी ले सकते हो बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू आनी है, तो ये टोटल लीज रेंटल आपके पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगी। और माइनस इसी की प्रेजेंट वैल्यू क्या है बेटा? वो प्रेजेंट वैल्यू 18 लाख है, क्योंकि उसी को लेके तो लीज रेंटल निकाले थे। द्वारा निकाल लो। तो ये हो गया अनअर्न्ड फाइनेंसिंग इनकम, जिसे इंडिविजुअली हर ईयर में कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? टेबल बना के। मतलब अगर आप टेबल बनाते हैं तो आप वो निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, विच इज अबाउट दी बताना कि लीज फाइनेंस लीज है कि नहीं और अनअर्न्ड फाइनेंसिंग इनकम, ठीक है ना। अगला है एएस नंबर 20 का क्वेश्चन, विच इज ईपीएस को लेके क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? 1 अप्रैल 23 को एबीसी लिमिटेड ने फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको दी है। 50,000 इक्विटी शेयर से 100 वाले, ये 80 पेड अप है सारे शेयर होल्डर्स के द्वारा। 2 लाख प्रेफरेंस शेयर से 10 वाले, 10,000 डिवेंचर भी है 100 वाले, और वैसे कन्वर्टेबल है इंटू 3 इक्विटी शेयर्स में हर डिवेंचर। 1 जुलाई को हमने जाके बाकी 20 रुपये मंगाए और वो सारे शेयर होल्डर्स ने पे करे, एक्सेप्ट एक शेयर होल्डर जिसके पास 10,000 इक्विटी शेयर थे। तो 50,000 शेयर से जो 100 वाले 80 पेड थे, तो 20 रुपये की कॉल मंगाई, और वो कब आई? 1 जुलाई को सबने दिए, 10,000 ने नहीं दिए। इस साल कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना हुआ है, टैक्स का रेट इतना है, बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस बताना है। बेसिक और तो दोनों ईपीएस बताने हैं बेटा। अब ईपीएस निकालने के लिए पहले मैं बेसिक की बात करूंगा बेटा। आपको डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में क्या चाहिए? प्रॉफिट। ओ न्यूमरेटर में चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो तो गिवन है, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड करेंगे तो वो आ जाएगा न्यूमरेटर। और जो डिनोमिनेटर है वो वेटेड एवरेज शेयर्स है, वो थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि यहाँ पे कुछ शेयर से पैसे मंगाए वो नहीं आए, तो वो बात हो रही है, ठीक है, वो भी हमने किया हुआ पॉइंट है। अब यहाँ पर मैं पहले न्यूमरेटर की अगर मैं बात करूँ तो 344 न्यूमरेटर में प्रॉफिट वैसे है, माइनस जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो 20 लाख के प्रेफरेंस शेयर है, उसके ऊपर 8%। तो 8% ये हुआ 160, तो ये आ गया न्यूमरेटर 184। तो 184 हमारा न्यूमरेटर है फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग बेसिक ईपीएस। अब आता है डिनोमिनेटर के वेटेड एवरेज शेयर। अब वो कैसे निकलेंगे बेटा? सिंपल है, देखो जी, इसमें मैं अमाउंट से चल लेता हूँ। 50,000 वालों के क्या 80 रुपये अमाउंट से निकाल लेते, पहले निकाल लेते वेटेड एवरेज अमाउंट, और उसी से शेयर्स आ जाएगा जो हम इजी अप्रोच करते हैं। 50,000 वालों के क्या 80 रुपये पूरे साल बिजनेस में लगे रहे? यस, 40 लाख। और फिर 40,000 शेयर्स के
20 रुपये लगे रहे। 40 क्यों लिए? क्योंकि 50 में से 10 ने तो कॉल के पैसे दिए ही नहीं ना। जब पैसे मंगाए थे तो एक शेयर होल्डर जिसका 10,000 शेयर दिए तो 20 रुपये कितनों से मिले थे? 40,000 से। और वो 1 जुलाई को है तो वो 1 अप्रैल को साल शुरू, 3 महीने कम, तो 9 मंथ्स ही लग रहा है पैसा बिजनेस में। तो ये 9 मंथ्स लग रहा है। तो 40,000 इंटू 20 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, 6 लाख। तो टोटल वेटेड एवरेजली कितना पैसा बिजनेस में लगा रहा? 46 लाख। हमारा शेयर कितने का है? 100 का। तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 46,000। हमारे शेयर्स कितने आ गए? 46,000 मेरे प्यारे बच्चों। तो टोटल जो शेयर्स बनते हैं वो 46,000 बनते हैं। यही यहाँ पे आपके 46,000 लिए हुए हैं। तो ये आपका ईपीएस आ जाएगा 4 रुपीज़ पर शेयर। 4 रुपीज़ पर शेयर ईपीएस आ गया, बेसिक ईपीएस। तो ये इन्होंने वही निकाला 46,000। इन्होंने वो नंबर ऑफ शेयर्स का अलग अलग करके करा, मैंने अमाउंट से करके दिखा दिया, बात वही है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आता है बेटा डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से सुनना। जो हमारा प्रॉफिट आया उसमें हम क्या ऐड कर देंगे बेटा? उसमें हम क्या ऐड कर देंगे? जितना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, अब ये कन्वर्टिबल है, तो अगर इनको शेयर दिए होते तो इनको मैं इंटरेस्ट ना देता तो इंटरेस्ट से मेरा उतना से प्रॉफिट बढ़ता, और प्रॉफिट बढ़ता तो वो नेट ऑफ टैक्स बढ़ता। अब इनको मैंने क्या दिया होगा? ब्याज। तो 10 लाख के ऊपर 12% मैंने इनको क्या दिया? 1,20,000 का ब्याज। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं 1,20,000 का आपका इंटरेस्ट बनता है और उस पर टैक्स बनता है 30% के हिसाब से 36। तो मेरा प्रॉफिट था 184। तो मैं 184 में क्या करूँगा? सिंपल सी बात है, 120 का कहना चाहता हूँ 70% ऐड करूँगा, क्योंकि 30% तो जो टैक्स की सेविंग पहले मिल रही था वो नहीं मिलेगी ना। तो वो करके वैल्यू बनेगी 268। और डिनोमिनेटर में कितने शेयर्स आएंगे? 46,000 तो आने ही आने हैं। प्लस जो ये कन्वर्टिबल वालों को कितने शेयर देते अगर देते, तो बेटा ये हर एक को 3 इक्विटी शेयर देने, तो 10,000 को कितने देते? 30,000। तो 30,000 आ गया। तो डिनोमिनेटर में आ गया 76,000। तो 268 डिवाइड बाई 76,000 करेंगे तो ये डाइल्यूटेड ईपीएस आ जाएगा 3.5। तो जो आपका बेसिक में है उसी में क्या ऐड करना है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स नेट ऑफ टैक्स। इंटरेस्ट, और ये स्टार्टिंग से ही चला तो पूरे साल का। यहाँ तो ये भी नहीं है कि डिवेंचर ड्यूरिंग द ईयर इशू हुए, तो पूरे साल का इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स करा, क्योंकि 30% टैक्स की जो सेविंग पहले मिल रही थी वो नहीं मिलेगी। तो नेट में जो प्रॉफिट बढ़ेगा वो तो नेट ऑफ टैक्स ही बढ़ेगा। प्लस डिवाइड में क्या करा? जो शेयर्स पहले आए थे प्लस जो आपके पास और है। तो आपका क्वेश्चन हो गया, आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना। देन अगले पे आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन जो आ रहा है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का जो चैप्टर है, और सेक्शन 123 के अंदर में जो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स वाले रूल्स की बात होती है, उसको लेके क्वेश्चन आ रहा है। विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व्स, तो उसमें कुछ 3 कंडीशंस होती है, उसको लेके क्वेश्चन है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जेड लिमिटेड की दे रहा है 31 मार्च 2024 की, जिसमें इक्विटी शेयर है बेटा 100 रुपये का 500 लैक्स के, जनरल रिजर्व है 100 लैक्स के, लॉस जो इस साल का आया है वो है 5 लाख का। क्योंकि प्रॉफिट्स की कमी है 23-24 में, तो मैनेजमेंट ने रिकमेंड किया कि हम डिविडेंड देंगे 10% जनरल रिजर्व से। तो हम जनरल रिजर्व से डिविडेंड की बात सोच रहे हैं, क्योंकि जनरल रिजर्व में अमाउंट पड़ा है तो हम सोच रहे हैं कि उसको यूज़ कर लेते हैं। कहते हैं जो रेट ऑफ इक्विटी डिविडेंड है पिछले 5 सालों का जो दे रखा है वो बता दिया। तो 22, 23, 21, 22 से पिछले 5 सालों के। हमें एवरेज कितने की लेनी होती है वैसे? पहली कंडीशन 3 सालों की, तो हमें ये 3 लेने पड़ेंगे वैसे। एज एन अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट वेदर द रिकमेंडेशन ऑफ द मैनेजमेंट इज जस्टिफाइड। इफ यू डू नॉट एग्री देन सजेस्ट द रेट ऑफ डिविडेंड। तो पहले आप ये बताओ क्या कंपनी इतना डिविडेंड दे सकती है कि नहीं दे सकती, जो वो सोच रहे हैं। तो 3 कंडीशन पूरी होगी। अगर वो नहीं कर सकती, मतलब आपको लगता है, तो उस केस में बताओ कितना डिविडेंड का रेट दे सकती है। तो उसने एक सवाल पूछा आपसे। अब हमें बेटा यहाँ पर में पहले ये देखना है कि डिविडेंड का रेट जो हम प्रपोज कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं बेटा? 10%। पिछले 3 सालों का एवरेज कितना है? 12, 14 और 10। तो ये बना 12 प्लस 14 प्लस 10 डिवाइड बाई 3, 12%। तो यस, हम जो डिविडेंड का रेट प्रपोज करें पिछले 3 सालों के एवरेज से कम है, तो वो कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, वो कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। तो हम एक एक करके कंडीशन अपने पास डिस्कस करते जाएगी। तो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व रूल्स, देयर आर 3 कंडीशंस। तो ये आपके पास करके दे रखा है बेटा। ठीक है जी। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ ऑल्टरनेटिव वाले से, दो तरीके से आंसर लिखा है। तो डिविडेंड का जो रेट है पिछले 3 सालों के एवरेज से कम है, ये डिवाइडेड बाय 3 होगा, ये 12% है, तो कंडीशन सेटिस्फाइड है। ठीक है ना, कंडीशन सेटिस्फाइड है। कंडीशन 2 क्या होती है? तो बेटा मैंने यहाँ पे आपके लिए जो नोट्स वाले हैं जो आपको बताई भी है ये रहे। तो आपको बताया हुआ है, पहला कंडीशन फुलफिल होगी, डिविडेंड का रेट कैन नॉट एक्सीड एवरेज ऑफ प्रीवियस 3 ईयर्स। सेकंड क्या है? मैक्सिमम अमाउंट जो आप निकालना चाहते हैं शुड बी जो है 10% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ फ्री रिजर्व से क्या होना चाहिए? कम। ठीक है ना। तो हमें कितना अमाउंट निकालना है बेटा? पहले हम बात समझेंगे। हमारे को 10% देना है, तो 500 लाख का 10% हो गया 50 लाख,
प्लस जो आपके पास लॉस के लिए भी तो चाहिए ना, 5 लाख का लॉस भी तो आया, तो हमें टोटल में अमाउंट कितना चाहिए विड्रॉ करने के लिए? 50 लाख जो डिविडेंड देना है, और जो इस साल का लॉस है वो भी तो बियर होगा ना पहले, क्योंकि जो अमाउंट निकालूंगा रिजर्व से उससे पहले किसको सेट ऑफ करूंगा? लॉस को सेट ऑफ करूंगा। तो 5 लाख वो भी पूरा करना है, तो 55 लाख की मुझे आवश्यकता है जो जनरल रिजर्व से निकालना है, जो जनरल रिजर्व से निकालना है। तो यहाँ पर मैं, जैसे आप देख भी सकते हैं, वो होती यही कंडीशन है। तो अमाउंट जो निकाला जाता है वो फर्स्ट किससे यूटिलाइज होगा? लेट ऑफ लॉसेज के लिए, जिस साल डिविडेंड देना चाहते हैं। तो 5 लाख का लॉस है, उसे भी सेट ऑफ करना है हमने। 5 लाख का लॉस है वो भी तो खत्म करना है, और 10% डिविडेंड देना है। तो हमें 55 लाख के पैसे की आवश्यकता है। कितने पैसे की आवश्यकता है? 55 लाख के पैसे की आवश्यकता है, ठीक है ना। अब ये किसके से नहीं होना चाहिए? 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व। तो पेड अप कैपिटल कितनी है? 500 लाख, और रिजर्व कितने हैं? 100 लाख, उसका 10%, तो टोटल में 600 लाख का 10% 60 लाख। तो क्या 55 लाख जो है इससे कम है? यस, वो उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी विड्रॉन शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ रिजर्व। तो ये कंडीशन आपके पास फुलफिल हो गई। थर्ड कंडीशन क्या है बेटा? कि जो अमाउंट लेफ्ट इन रिजर्व्स आफ्टर विड्रॉल है वो पेड अप कैपिटल के 15% उससे ज्यादा होना चाहिए। तो हमारा रिजर्व्स के बाद कितना अमाउंट बचेगा बेटा? 100 लाख में से हमने 55 निकाल लेंगे तो बचेगा 45, और पेड अप कैपिटल का 15% कितना बना? 75 लाख। 500 लाख की पेड अप कैपिटल है, उसका 15%। तो ये कंडीशन हमारी जो बैलेंस ऑफ रिजर्व शुड नॉट बी लेस देन 15%, बट यहाँ पे जो है वो लेस हो रही है। 45 लाख कम है 75 से, वो ज़्यादा ही होना चाहिए हमारा, पर यहाँ पे वो कम हो रहा है। मतलब जो रिजर्व में पैसा बचेगा विड्रॉल के बाद वो पेड अप कैपिटल के 15% के बराबर है, उससे ज़्यादा होना चाहिए, पर यहाँ तो कम बच गया क्योंकि पेड अप कैपिटल है का 15% है 75 लाख, और बच कितना रहा है? 45 लाख। तो इस वजह से ये कंडीशन वायलेट होगी, ये कंडीशन वायलेट होगी। तो हम यानी कि 10% डिविडेंड अब नहीं दे सकते। तो मैक्सिमम विड्रॉल ऑफ रिजर्व जो है कंडीशन 2 इज सेटिस्फाइड। अगर हम मानते हैं कि कंडीशन 2 वगैरह सेटिस्फाई करें, मैं ये देखना चाहता हूँ मैं कितना मैक्सिमम दे सकता हूँ, कितना मैक्सिमम दे सकता हूँ। उसे पूछा भी है भाई आप बता दो फिर कितना दे सकते हो भाई अगर नहीं फुलफिल हो रहा। तो बेटा हमारा ओपनिंग बैलेंस जो रिजर्व्स का था वो 1 करोड़ था, हमें पेड अप कैपिटल का 15% तो रखना ही है, तो अल्टीमेटली इतना आपके बैलेंस रखना है। तो मैं 25 लाख एक तरीके से निकाल सकता हूँ, तभी कंडीशन 3 सेटिस्फाई होगी ना। 2 तो चलो हो ही रही है, 1 भी हो ही रही है, तो वो तो वैसे ही हो रही थी, हम तो और कम रेट पे जा रहे हैं। तो अब उस केस के अंदर मैक्सिमम 25 निकाल सकता हूँ, क्योंकि 25 निकालूंगा तो 75 बचेगा, विच इज 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। अब इस 25 में से भी 5 तो किसके लिए यूज हो जाएगा? करंट ईयर के लॉस के लिए। तो डिविडेंड के लिए कितना यूज हुआ? 20 लाख, और 20 लाख एज अ परसेंटेज ऑफ 5 करोड़ इज 4%। तो मैं मैक्सिमम कितना डिविडेंड दे सकता हूँ बेटा? 4% ही दे सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं जैसे 10% सोच रहा हूँ तो तीसरी कंडीशन वैलिड हो रही है। अगर मैं 4% डिविडेंड सोचूंगा तो दैट मीन्स 20 लाख का डिविडेंड दूंगा। तो मेरे को रिजर्व से कितने निकालने पड़ेंगे? 25 लाख, क्योंकि 20 लाख डिविडेंड के लिए, 5 लाख लॉस के लिए 25 निकालूंगा तो उसमें 75 लाख रह जाएगा जर्नलिज्म में, और वो पेड अप कैपिटल के 15% के बराबर होगा। तो ये उसने मेरे से पूछा था कि बता दो क्या है, तो वो वायलेट हो रही है इसीलिए तो पूछ रहा है वो आपसे। और कॉन्सेप्ट वही है जो आपके पास रिटर्न है सेक्शन 123 के, जो रूल्स की बात भी आती है वही वाला यूज हो रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में प्रैक्टिकली, ठीक है ना। और फिर आपका जो आ रहा है बेटा लास्ट जो आपका पार्ट आ रहा है, पार्ट नंबर सी, दैट इज आप AS 11 कह सकते हैं, आप ब्रांच अकाउंटिंग से कह सकते हैं, जो क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? स्मार्ट लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी और उसकी ब्रांच है न्यूयॉर्क में, ठीक है जी। पिछले क्वेश्चन में फिर भी बता देता हूँ बेटा, यहाँ पे ना इन्होंने ऑल्टरनेटिव में भी किया था, तो उन्हें वो लॉस को क्या करते जा रहे थे? माइनस करते जा रहे थे, बात वही हो रही थी। उसको आप तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, वो वैसे ही हो रहा है सॉल्व। बट आई विल सजेस्ट कि ऑल्टरनेटिवली वाला आपके लिए बेटर रहेगा टू अंडरस्टैंड, मतलब वो इसलिए मैंने उससे ऑल्टरनेटिव वाले से करा, 2 ऑल्टरनेटिव से दिखाया हुआ है, आंसर सेम ही है। अच्छा अब आते हैं पार्ट सी में बेटा। तो क्वेश्चन क्या है? स्मार्ट लिमिटेड एक इंडियन कंपनी और उसकी ब्रांच कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। फॉलोइंग बैलेंसेस जो है स्मार्ट लिमिटेड यूएसए ब्रांच ऑफिस के आपको दे रखे हैं। डेबिट बैलेंसेस है डॉलर में आपको दे रखा है, और क्रेडिट बैलेंसेस दे रखे हैं। और फिर नीचे कह रहा है फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। जो एवरेज एक्सचेंज रेट है साल का वो कितना है? $1 किसके बराबर है? 56 के। फिक्स एसेट जिस दिन खरीदे थे उस दिन का रेट कितना था? $1.55 का। क्लोजिंग रेट कितना है? 58 है। और कुछ स्टॉक की बातें कर रहा है, ये पॉइंट है हमारे टू डिस्कशन, जिसको मैं आराम से करूंगा। और ब्रांच कंट्रोल अकाउंट एज पर एचओ बुक्स, एचओ की बुक्स में ब्रांच का कितना बैलेंस दिख रहा है? एचओएल देगा आपको हमेशा, वो दे दिया। हमसे कह रहा है बताओ कैसे रिफ्लेक्ट करेगा इन द बुक्स ऑफ एचओ इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस। अगर ये क्या है? ईफओ का केस है, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, इससे फर्क क्या पड़ता है?
मेनली फर्क आपके पास पड़ता है बेटा, जो फिक्स एसेट्स है वो डेट ऑफ परचेज एक्चुअल लेने होते हैं। फिक्स एसेट्स है आपके पास में, नॉन मॉनिटरी आइटम जो भी आ रही है, ठीक है, और जो एक्सचेंज डिफरेंस है वो पीएनएल में जाता है। मतलब दीज आर दी बेसिक फर्क बिटवीन ईफो एंड ईफो। तो ना बोलता तो मैं ईफो मान लेता, क्योंकि फिक्स एसेट का एक्चुअल डेट ऑफ परचेज का रेट दे रहा है, ठीक है। तो मेरे को स्टॉक वाले पॉइंट को डिस्कस करना, उसके अलावा चीज़ें बड़ी आसान सी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो मैं एक एक करके ट्रायल बैलेंस की चीज़ें जो हमें बनानी है यहाँ पर, मैं उस पर चलता हूँ। जैसे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस में एक्सपेंडिचर डेप्शन को छोड़ के 10395, 103,094, और इस पर कौन सा रेट लगेगा बेटा, एवरेज रेट लगेगा 56। तो बस मल्टीप्लाई करते जाना है, दिस रेट और डेबिट आ गया, फिर डेबिट है तो डेबिट में आ जाएगा। फिर अगला क्या, कैश एंड बैंक एसेट है, मॉनिटरी आइटम, तो इस पर कौन सा रेट लग गया बेटा, क्लोजिंग रेट लग गया 58 का लग गया, 2175 पे क्लोजिंग रेट लग गया 58। फिर डेटर अगेन आपके पास में मॉनिटरी आइटम, आपके पास कौन सा रेट लग गया एसेट का बेटा, क्लोजिंग रेट लग गया 7365 पे क्लोजिंग रेट 58 का, मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाएगी। देन फिक्स एसेट दे रखे ग्रॉस, इन पे डेप्शन भी लगानी है 20% की। अब चाहे आप सीधा ही लगा दो इस पे 55 टोटल पे, या आप कॉस्ट मतलब डेप्शन अलग दिखा दो और माइनस करके दिखा दो, बात एक है, लगना कितना है 55 लगना है। तो उन्होंने अलग अलग दिखा दिया, 34,200 का 20%, तो 34,200 का 20% कितना बन गया बेटा 6840, कितना बन गया बेटा 6840 आ गया। और माइनस करके 34,200 में से 6840 करेंगे तो ये वैल्यू आ गई। आप सीधा भी लिख सकते हैं 34,200, और लगना कौन सा रेट है एक्चुअल, क्योंकि ईफो का केस है, क्योंकि ईफो का केस है, ठीक है ना। इन्वेंट्री पे मैं अलग से आता हूं, इनकम 132, कौन सा रेट, एवरेज रेट, 132 पे एवरेज रेट है 56, वो इनकम है, क्रेडिट है, ठीक है। फिर क्रेडिटर लायबिलिटी आ गया, क्लोजिंग रेट आ गया 15,570 पे, क्लोजिंग रेट आ जाएगा 58 का, ठीक है ना। फिर जो अगला है एचओ का बैलेंस, ब्रांच की बुक्स में जो ये हमेशा एक्चुअल ले लेते हैं, कितना आ रहा है बेटा 266,265, तो 266,265 है, 5820 को जो रिप्लेस करेंगे। बस मेरी दो चीज़ें मेन रहेगी, जो इन्वेंट्री का पार्ट रह गया, तो उसी को लेके बेटा यहाँ पे बात होने जा रही है। तो इन्वेंट्री को लेके बेटा दो आइटम्स है, पहले इन्वेंट्री, एक स्टॉक पी है, एक स्टॉक क्यू है। देखो कुछ ना बोलता ना, मैं सिंपल सी बात थी, मैं क्लोजिंग रेट लगा के बात कर लेता, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग रेट हो जाता, क्लोजिंग है तो क्लोजिंग है, वो क्लोजिंग की ही बात हो रही है, तो वो आपके पास वही ओपनिंग का तो बोल नहीं रहा ना। तो उस केस के अंदर में अब यहाँ पर मैं ध्यान से समझेंगे, एक्चुअली में ईफो है तो वो एक्चुअल कॉस्ट की बात आती है, एक्चुअल डेट की, तो उसमें अब पॉइंट लेके आ रहा है, वो कह रहा है जो स्टॉक आइटम पी है उसे वैल्यू हमने कॉस्ट पे की है इतने पे 5520 पे, परचेज जिस दिन एक्सचेंज रेट था इतना, अब वो एक्चुअल दे रहा है एक्चुअल। ईपो होता है बेटा तो वो एक्चुअल ही लिया जाता है, वो दे रहा है अब आपको एक्चुअल, वो तो हमें बोलता नहीं होता, इसलिए हम क्लोजिंग रेट ले लेते हैं, ठीक है ना। अब फिर वो कहता है प्रेजेंट एनआरवी इसकी कितनी है इस आइटम की 285, तो बेटा हमें क्या करना होता है, कॉस्ट और एनआरवी विचर लोअर का रूल भी तो लगना है। तो बात तो वही आ गई ना, कॉस्ट और विचर, तो कॉस्ट कितनी बनेगी 5520 इंटू 56.5, तो 5520 है इंटू 56.5, ये बनेगी कॉस्ट, और एनआरवी कितनी बनी 285, दोनों में से लोअर क्या 285, तो इस वाली आइटम के लिए 5520 के लिए क्या आ गया 285 आ गया, कॉस्ट और विच इज लोअर, सिंपल रूल। क्योंकि वो दे रहा है, भाई ना देता मैं सिर्फ कॉस्ट ही दिखा देता, जिस दिन एक्चुअली में खरीदा उस दिन का रेट, अगर वो भी ना देता तो मैं फिर क्लोजिंग रेट ही लगा रहा होता भैया, तो मेरे लिए फिर वही है अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, इफ नॉट गिवन तो हम क्लोजिंग, बट वो दे रहा है एक्चुअल रेट, और वो एनआरवी भी दे रहा है, ठीक है। फिर स्टॉक आइटम क्यू, वो दिखा रहे हैं हम एनआरवी पे ऑफ यूएसडी 1035, वो कह रहा है हम इसे जो ऊपर दिखा रहे हैं ना एनआरवी पे दिखा रहे हैं, अभी डॉलर के एनआरवी पे दिखा रहे हैं, पर इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी $1065, और जिस दिन खरीदा था उस दिन रेट कितना था $1.53 का, तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 1065 इंटू 53, एक्चुअल कॉस्ट है 1065 इंटू 53 बेटा, तो 1065 इंटू 53 देखेंगे, आपके पास में 56445 ये कॉस्ट बनी, ठीक है ना। और आज इसकी एनआरवी कितने रुपीज की नहीं दे रहा, वो किसकी दे रहा बेटा, बेसिकली इन डॉलर। तो आज की एनआरवी, अब आज किस दिन है 31 मार्च, तो उस दिन का रेट कितना है क्लोजिंग रेट, तो 1035 को क्लोजिंग रेट 58 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1035 इंटू 58 वो बनता है 60,030, तो ये एनआरवी है। तो दोनों में से लोअर क्या है 56445,
तो 56445 आपके पास में जो है वो वैल्यू आ जाएगी 1065 और 53। वो लिख दिया, नहीं तो इसमें भी आप वर्किंग नोट का रेफरेंस है तो बस सिंपल सी बात है। तो एक्चुअल कॉस्ट तो 1065 इंटू 53 हो सर, वो तो एनआरवी एक्चुअली में ज़्यादा जा रही है। एनआरवी इन डॉलर कम है, पर क्योंकि क्लोजिंग रेट ज़्यादा होने की वजह से वो एनआरवी इन रुपीज़ ज़्यादा चला गया। हमें देखना कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर, तो वो रूल लग रहा है यहाँ पे, बस करना यही है, कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर। पहले में भी दूसरे में भी दोनों में वही चीज़ है। नहीं देता होता तो बात अलग होती है ना, अब यहाँ दे ही दिया तो रूल लग गया AS2 का जो है, ठीक है। और फाइनली सब कुछ करेंगे तो आपका एक्सचेंज डिफरेंस आ जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर है मेरे प्यारे बच्चों, और ये कहाँ चला जाएगा आपके पास में PNL में, बाद में कहाँ चला जाएगा एक्सचेंज डिफरेंस बिल में। इतनी बारीकी में क्वेश्चन है क्योंकि इन्फॉर्मेशन दी तो AS2 का नियम लग गया। जनरली वो क्वेश्चन में देता नहीं होता तो बात अलग होती है, फिर आपका डायरेक्ट ही आप कर रहे होते हो, और वो आप बोलते हो क्लोजिंग स्टॉक के नीचे ही दो इफेक्ट दे देते हो, क्लोजिंग रेट से मल्टीप्लाई करो। भाई अगर एक्चुअल कॉस्ट दे रहा है, एक्चुअल उस दिन का रेट दे रहा है, तो वही लगेगा ना फिर तो। ईफो का केस है, ईफो में तो क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट का एक्चुअल डेट ऑफ परचेज, क्लोजिंग स्टॉक का एक्चुअल डेट ऑफ परचेज वो दे रहा है, फिर वही लगा एक्चुअल डेट ऑफ परचेज वर्सेस एनआरवी विच इज लोअर, तो वो रेट लगा दिया हमने, ठीक है ना। तो विद दिस आपके पास में ये आपका कंप्लीट हो जाता है बेटा पूरे का पूरा पेपर। ऑब्वियसली समय हमें लग जाता है अच्छा खासा, 1.5-पौने 2 घंटे आपके पास लग गए इसको कंप्लीट करने में, पूरे के पूरे पेपर को डिस्कस करने में। एंड थॉरोली आपका पूरा एग्जाम पेपर जो है वो डिस्कस हो गया May 24 का। तो ये आप लोगों के लिए बेटा वीडियो बिल्कुल यूजफुल रहेगी फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन द आपके पास फर्दर एग्जामिनेशंस। आप इसका भरपूर फायदा उठाएं, अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करें। आप लोगों के लिए जो भी रेलिवेंट वीडियोज है मैं हर समय बेटा लेके आता रहूंगा। प्लीज स्टे मोटिवेटेड, अपने ऊपर विश्वास रखें। हम लोग अगर मेहनत करेंगे, हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, चीज़ों में कोई रट्टा नहीं मारेंगे बार बार जो है, और कोई भी चीज़ छोड़ के नहीं जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी पॉइंट उठ के आ जाता है तो हमारे पास बेटा हम पेपर बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। तो घबराइए मत, अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए। मिलते हैं आगे बेटा, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, हैव अ ग्रेट।